ऑनलाइन वाले एक बार बताना, आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर है। क्लियर है सब कुछ, चलो। टेस्ट है तुम्हारा? ठीक है, फिर पहले आगे बढ़ते हैं, टाइम बचेगा तो फिर वापस आएंगे। अभी किसी किसी को ऐसा किसको लग रहा है कि समझ आ रहा है बट कुछ याद नहीं रहेगा? जेन्युइनली मतलब, जो लग रहा है वही जवाब देना है, हाँ ना, ताकि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है दोबारा। एनीबडी? लग रहे थे कि मेरी आंसर की सारे बहुत सारे देखो, दो तरीके हैं इसके। एक तो तरीका ऐसा होता है कि मैं तुम कुछ खुद से पूछो सवाल की वैल्यूज क्या होंगी, क्या लिखूंगा, ऐसे नहीं कभी याद आता। अगर आप कोई ब्रॉडर कैटेगरी का क्वेश्चन उठा लोगे और सोचोगे कि स्वॉट के बारे में लिखना है, तो आप बस यही याद कर पाओगे कि इसमें तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पता है और कुछ नहीं पता। ब्रॉडर कैटेगरी के आंसर्स कभी किसी के पास नहीं होते, मेरे पास भी नहीं होंगे। पर जब भी आप किसी चीज को पूछो, आपको जज करना है, तो आप जैसे विजन की बात करें तो खुद से ये पूछोगे एसेंशियल्स क्या है विजन की, वो 4 पॉइंट याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यहाँ आप जज कर सकते हो खुद को। ठीक है, तो आपको पहले तो हमेशा जब पढ़ना है तो पहले अपने लिए क्वेश्चन बनाना है। उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं भी है तो पहले उसको क्वेश्चन होगी, मैं डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज विजन। फिर सो पूछो खुद से कि मेरे को आता है या नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक ओवरऑल टॉपिक को पढ़ते हैं, उसे बंद करके सोचते हैं इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा। ऐसे कभी आप डिराइव नहीं कर पाओगे आपको आया या नहीं आया। हमेशा आपको डिराइव करना है तो पहले अपने लिए क्वेश्चन बनाओ, उसके ऊपर आंसर देने की ट्राई करो। अगर आपको लगता है आपने डेफिनेशन पूछनी है, असेंशियल पूछने हैं, दो क्वेश्चन पूछ लो, विजन के अंदर क्या कौन सा क्वेश्चन था जो हम अचीव करना चाहते हैं, मिशन में कौन सा क्वेश्चन था। वो नहीं आता तो इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सबसे पहले अपने लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट करना है कि अगर क्वेश्चन के का आंसर मुझे नहीं मिल रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओवरऑल टॉपिक का अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक में क्या ही लिखूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने देंगे, अपने आप एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे दूसरी नई माइंड में। एम आई मेकिंग सेंस? क्या समझ आ रहा है मेरा क्या पॉइंट है समझाने का? ठीक है, तो हमेशा पहले खुद से क्वेश्चन पूछना है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है देन यू कैन टेल कि हाँ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन पता था लेकिन फिर भी नहीं याद आ रहा कि क्या लिखना था उसके अंदर, फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो दो अप्रोचेज हैं, इसको 3 चैप्टर को खत्म करते हैं और उसके बाद 1 2 3 पहले एक बार पूरा एक की क्लास में रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले वापस आएंगे 1 से लेकर 3 तक, पूरा रिलेशन बना के उसे रिवाइज करके देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे हम स्पीड बढ़ा पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमको स्पीड स्लो करनी पड़ी। तो उससे हमें काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो क्लास में रिवाइज करेंगे उसी 2 घंटे के अंदर, जो हमने क्लास लेनी होती है एक क्लास उसको दे देंगे पूरी। ऐसे ही 1 2 क्लासेस क्वेश्चंस की रखेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए क्वेश्चन। क्योंकि अभी देखो, अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक तुमने देखा नहीं है, इस वजह से तुम्हारे को आधे तो यही डाउट होता है कि हमें आएगा या नहीं आएगा। वंस यू सी द क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि यार ये तो वही लिखना है जो लिखा हुआ है, क्योंकि बुक के अंदर ऐसा कुछ और नहीं लिखा हुआ जो आंसर में ना लिखा हुआ हो। ठीक है, तो वो भी चीज तुम्हारे पास नहीं है, तो अभी खुद को जज करने नहीं बैठना है। क्या समझा रहा हूं मैं? ठीक है, अभी खुद को क्या नहीं बैठना है, जज करने नहीं बैठना है कि आपको ये लगे कि सर मेरे को, आई एम ट्राइंग बट आई एम अनेबल टू सी कि सर मैं कितना ज्यादा लेवल अचीव कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलता, जब तक तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन बैंक आएगा, तुम्हारे सामने क्वेश्चन खोलूंगा कि जब हमने क्वेश्चन करे थे तब तो क्वेश्चन पढ़ते तुम्हारे आंसर निकल रहे थे, यस और नो? निकल रहे थे ना? तो अगर समझ ना आए थे वो तब भी नहीं निकलने थे। ठीक है, तो मैं तो इसलिए तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी जब मैं इस सिचुएशन में था तो मेरे को भी ये वाले डाउट्स आए थे, तो मैं इसलिए तुमको बताना चाह रहा हूँ कि ये डाउट्स लास्ट डे ऑफ द पेपर तक भी रहेंगे। वो 1.5 दिन तक जब तक तुमने बुक नहीं खोली होगी तब तक लगेगा यार ये सब्जेक्ट तो नहीं आता भाई मुझे, इसको तो मेरे को पढ़े हुए पता नहीं कितने दिन हो गए।
डोंट आस्क लाइक दैट, आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि कौन से टॉपिक कोई नहीं आता, बताओ सर क्वेश्चन क्या था। जब क्वेश्चन पूछोगे तो अपने आप, क्योंकि जब आपकी सोचने की कैपेबिलिटी एक पर्टिकुलर किसी फोकस पॉइंट पे नहीं जाती तब तक आप नहीं सोच सकते। जब आप पूछोगे कोई क्वेश्चन, ये पूछोगे असेंशियल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन क्या था, तब वो 4 पॉइंट पे फोकस जाएगा। वो 4 पॉइंट में सोच सकते हैं, 2 याद है 2 ना याद है, दैट इज ओके। वो 1.5 दिन में क्या करते हैं हम, वही तो थोड़ा सा याद करने की ट्राई करते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसको याद रखना है कि हमें ये चीज जज नहीं करनी है, अभी जज करने नहीं बैठना है खुद को। जब जज करने की बारी आएगी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी ट्रू पिक्चर लेके आ जाऊं। ओके, चलो अभी क्या करने वाले हैं हम, अब हम करने वाले हैं टॉपिक, कल हमने ये पढ़ लिया था, होमवर्क दिया था मैंने, तो अभी हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो वापस आते हैं होमवर्क पे, पहले चलते हैं। चलो सर, हमने पहले ऊपर जो हम पढ़ के आए थे, क्या कोर कंपिटेंसी हमने समझ लिया था, राइट? तो हमने कोर कंपिटेंसी के अंदर क्या हमने तीनों चीजें समझी थी, कोर कंपिटेंसी क्या होती है, और एंड में हमने क्या जाना था कि ये सब कुछ हमें क्या अचीव करने में मदद करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं अचीविंग, जो आपने इतने टाइम से बोल रहे हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना, एक बार उसको भी बता दो। कोर कंपिटेंसी बोल रहे थे, उसने उसको भी समझाया। अब वो चाहता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हम लोग समझे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझते हैं वो क्या कहता है। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर क्या है कि डिफाइन करता है वो क्या, डिफाइनिंग क्या कह रहा है वो, डिफाइनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रेफर्स टू फर्म्स एबिलिटी टू क्रिएट मोर इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हमने यही करना, जो कस्टमर की नीड है उसको सेटिस्फाई करना हमारे अपने प्रोडक्ट से। यस और नो? फोकस यहाँ, हमारा फोकस हमारे क्या था, हमें क्या करनी है, हमें वैल्यू जनरेट करके देनी है, कस्टमर को वैल्यू जनरेट करना मेरे बिजनेस का पर्पस होता है। यस और नो? अगर मैं वो जनरेट कर दूंगा मेरे को सारे के सारे टूल्स यूज करके और अच्छे से, तो क्या मेरे लिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मेरी? तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फर्म्स की एबिलिटी क्या है क्रिएट करने की मोर इकोनॉमिक वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर देन इट्स राइवल्स। मतलब आप अपने राइवल से अगर बेटर परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास क्या है, कंपिटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो कहां पे आ गया, मोर इकोनॉमिक वैल्यू देन इट्स राइवल से। फिर उसके बाद दिस इज अचीव बाय इंप्लीमेंटिंग अ वैल्यू क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी। क्या हमने वैल्यू क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी? नहीं पढ़ी? वैल्यू क्रिएशन पढ़ के आए थे हम ऊपर, वैल्यू क्रिएशन तो पढ़ के आए थे कि हम यहां तक हमारा प्रॉफिट होता है और उसके ऊपर भी अगर हम कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर को अपने पास रोक के रखें, वो ब्रांड रेपुटेशन से, वो ब्रांड लॉयल्टी से, वो वैल्यू से, तो क्या वो वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है हमारे को, तो वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी होगी। बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय करंट और पोटेंशियल कंपटीटर्स, जो हम उनसे बेटर, जो कंपटीटर्स नहीं दे पा रहे, अगर अगर हम अपने पास क्लाइंट को रिटेन कर पा रहे हैं, इवन इफ मार्केट में बहुत कंपटीटर्स अवेलेबल हैं, स्टिल क्लाइंट मेरे ही प्रोडक्ट को लेता है, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं उसको वैल्यू क्रिएट करके दी हुई है, वो मेरा कंपिटिटिव एज है। एम आई क्लियर? सर इट इज फंडामेंटल बेसिस फॉर जनरेटिंग अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेरा मतलब है कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी मेरे लिए पूरा का पूरा एंड गोल नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी से ऊपर सोचता हूं मैं, ताकि मेरा कस्टमर भी मेरे पास क्या करे, रिटेन करे, लॉन्ग रन में मेरे को क्या हो, फायदा हो, और मैं कंपिटिटर्स को बीट कर पाऊं। डन। फिर आता है सर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पता नहीं कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आया इसके ऊपर, मार्केट इंपॉर्टेंट, बहुत बारी। सर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो सस्टेनेबल एडवांटेज की, कि आप सस्टेनेबल एडवांटेज जो आप अचीव करते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस बेसिस पे आप कह रहे हो, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको देख के कह सकते हैं कि हाँ यार सस्टेनेबल एडवांटेज आपने अचीव करी है, या आप अचीव करने, आपका बिजनेस अचीव कर सकता है। सबसे नंबर पहला, ड्यूरेबिलिटी। देखो बाकी पॉइंट तो आपको वहां से मिल जाएंगे, ये वाला पॉइंट कहां से आया है, ब्रायो से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहना यही चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल एडवांटेज अचीव करने के लिए आपका प्रोडक्ट होना तो क्या चाहिए, ब्रायो पास, वैल्यूएबल भी होना चाहिए, रेयर भी होना चाहिए, कोई कॉपी भी ना कर पाए, और लास्ट ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो अगर आपका पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्रायो से पास हो रखी है आपकी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, तो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जो इसने पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स बताए हमें वैसे ही याद रखने हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहला ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में वो क्या कह रहा है, द लॉन्जेविटी ऑफ द एडवांटेज, मतलब बेसिकली आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो मार्केट में वो कितना ड्यूरेबल है, वो मेन क्या करता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या वैल्यूएबल से कंपेयर हो सकता है, क्या ये वैल्यूएबल से कंपेयर कर सकता हूं मैं पॉइंट को याद रखने के लिए। प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना मतलब प्रोडक्ट वैल्यूएबल होना, अगर मैं अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट दूंगा जो वैल्यू क्रिएट करके दे दे, तो कहीं ना कहीं मैं सस्टेनेबल एडवांटेज पे पहुंच जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं मार्क करेंगे, इसको लिखेंगे किससे रिलेटेड हो रहा है ये, वैल्यूएबल, वेरिएबल सॉरी, तो सॉरी वैल्यूएबल नहीं गलत। द लॉन्जिविटी ऑफ द एडवांटेज, हाउ लॉन्ग इट कैन परसिस्ट अगेंस्ट कंपिटिटिव फोर्सेस, मतलब मेरा प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, कि वो कितना लंबा टिकेगा, ये डिपेंड करता है। अगर मेरा प्रोडक्ट लंबा टिक गया और चाहे कोई भी आता रहे कंपटीटर, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रोडक्ट पे जो कस्टमर आता है वो मेरे प्रोडक्ट पे ही आएगा, तो क्या है वो ड्यूरेबिलिटी।
तो क्या नहीं हो सकता, ये मार्क करेंगे बट रैपिड ऑब्सोलेंस, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट आज आया कल चला गया मार्केट से, पता ही नहीं चला, इवन इफ मार्केट शिफ्ट हो कुछ भी हो, क्या है, रैपिड ऑब्सोलेंस नहीं होगा, मेरा प्रोडक्ट कभी भी क्या नहीं होगा, ऑब्सोलेट नहीं होगा। नीचे मैंने 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इतने वर्ड में से कुछ भी आप डाल के आ जाओगे लाइन में तो बात बन जाएगी। लॉन्जिविटी डाल दो, अडेप्टेबिलिटी डाल दो कि अगर कुछ भी मार्केट में चेंज होता है तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या कर सकता है, उसको चेंज करता रहेगा, मतलब मेरा प्रोडक्ट स्टे करेगा मार्केट में, कंपटीटर्स हो चाहे ना हो, मार्केट शिफ्ट होती रहे कुछ होती रहे, मतलब इतना ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाया मैंने। एनी मार्केट कंडीशन, ठंड हो गर्मी हो, कोई मौसम बदले कुछ बदले, मेरा प्रोडक्ट 24 महीने चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर दूसरा, दूसरा तो खुद बता दो। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ऐसा प्रोडक्ट मैंने बनाया है कि कॉम्पिटिटर्स चाहे भी तो या तो उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ेगा, वरना वो क्या नहीं कर पाएंगे, मेरे जैसा क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट खड़ा नहीं कर पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब मेरी कोई अपनी ऐसी कोई स्किल है या कुछ ऐसा है जो सिर्फ मेरे पास है, कोई और एक्वायर नहीं कर सकता, एक्वायर करेगा भी तो बहुत कॉस्टली अफेयर होगा उसके लिए, और उसके लिए क्या, उससे क्या बेनिफिट मिलता है मुझे, अगर कोई एक्वायर नहीं कर पाता, रेयर होता है, तो क्या बेनिफिट मिलता है मुझे, कंपटीटर नहीं आ पाएगा, मतलब बैरियर्स टू एंट्री हो जाएगा, इट्स नॉट इजी फॉर एनीबडी टू एंटर। क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं, यस और नो? बिल्कुल। तो दिस लिंक्स टू द ब्रायोस इनिमिटेबल एंड द नॉन सब्स्टिट्यूट क्राइटेरिया, तो ये खुद ही बता रहे हैं कि ये ब्रायो से लिंक होके आया हुआ है। फिर तीसरा क्या है, एप्रोप्रिएबिलिटी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कोई बताएगा? लिखा हुआ है फिर भी पढ़ के कोई बता दो चलो। सस्टेनेबल एडवांटेज में ये कैसे अप्रोप्रिएबिलिटी कनेक्ट कर पा रहा है? जो एडवांटेज हमने लिया उसको रिटेन करना, ओके, ठीक है। और कोई? मतलब देखो, वो सिंपल सी कहानी इतना कहना चाह रहा है, अगर आपको सस्टेनेबल एडवांटेज रखनी है अपने पास, तो आपको जितने भी रिस्क वाले, जिन्होंने भी रिस्क रेस करे, पोर्टर ने रिस्क रेस करे थे, बाहर की फोर्सेज हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना पड़ेगा कि फोर्सेज का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब अगर बायर सप्लायर्स में कुछ ना कुछ हो जाए तो आपके प्रोडक्ट पे इशू नहीं आना चाहिए, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, इवन पावरफुल सप्लायर्स भी आपके सामने खड़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बायर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपी करने वाला बंदा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका प्रोडक्ट की एडवांटेज आपके प्रोडक्ट में ऐसी होनी चाहिए कि आपको पीटर की जो पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल थे उससे भी क्या ना पड़े, ज्यादा फर्क ना पड़े। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आपका मार्केट में होगा, इसका मतलब आपके पास क्या होगी, एक अच्छी सस्टेनेबल एडवांटेज होगी। तो कौन कौन से 3 पॉइंट आगे जल्दी से, याद नहीं रहेंगे पेपर में, 100% श्योर हूं मैं, 100% श्योर हूं, याद नहीं रहते पेपर में, मैं भी बता देता हूँ। बहुत अच्छे से याद करना है, सुबह पढ़ के जाना है, 1.5 दिन सुबह सुबह बिल्कुल पेपर में जाने से पहले, दिस शुड बी बिफोर योर आइज, की जाना चाहना चाहिए निकालने, क्योंकि पेपर में बहुत बार ऐसा हुआ है कुछ और ही लिख के आते हैं लोग, सस्टेनेबल एडवांटेज वर्ड मिलता है, बड़ा नॉर्मल सा लगता है, कोई ब्रायो लिखाया, कोई कुछ लिखाया, एंड वी मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो याद रखना है कि करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा सस्टेनेबल एडवांटेज की, तो कौन से 3 पॉइंट आएंगे, ड्यूरेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी या लोइबिलिटी, जो आपको बोलना है। तीसरा, ये वर्ड तो याद ही नहीं आता, इसलिए बता रहा हूं, ये तो याद ही नहीं आता कुछ हो जाए। ठीक है, तो प्लीज मार्क इट, जैसे मर्जी तुम्हें मार्क करना है, बट दिस शुड बी कि तुम्हें सुबह सुबह देखना ही देखना है इसको। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है सर, प्रॉफिट को रिटेंशन करना, ये वैल्यू कैप्चर करके रखना, ये दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हो, इजी वर्ड्स है कि आपको वैल्यू कैप्चर करके रखनी है, इवन इफ क्या होता रहे, पावरफुल सप्लायर्स बदलते रहे, बायर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ती रहे, कोई एंट्री कर भी ले, कोई आ भी जाए आपके बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर, तो भी आप क्या ना कर पाओ, कोई फर्क ना पड़े, आपका प्रॉफिट आपका ही रहे। अगर ऐसा रहेगा तो सस्टेनेबल एडवांटेज हमेशा बनी रहेगी। डन? मत मिस करना, मिस नहीं करना इस क्वेश्चन को, आया भी नहीं काफी टाइम से, एक्सपेक्टेड है। चलो, आउटकम्स। सर सस्टेनेबल एडवांटेज होगा तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, इफ यू हैव अ सस्टेनेबल एडवांटेज वाला प्रोडक्ट, तो क्या आप प्रॉफिट कमा रहे होगे अच्छा खासा, कोई कंपटीटर नहीं बैठा हुआ, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, कोई सप्लायर से फर्क नहीं पड़ता, क्या प्रॉफिट तो आ ही रहा होगा, ये तो मानने वाली बात है, इसका मतलब आप कॉस्ट लीडरशिप पे हो। ठीक है ना, आप ही बैठे हो तो कॉस्ट लीडरशिप वाले प्रोडक्ट कोई आता रहे, मतलब आप क्या कर रहे हो, अबव एवरेज इकोनॉमिक प्रॉफिट बना रहे हो, नहीं बना रहे हो इससे? यस। दूसरा क्या, एनहेंस मार्केट पोजीशन, क्या अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन जाओगे कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी कहने से, तो क्या आपकी मार्केट पोजीशन एनहांस हो जाएगी, आपके पैर जम जाएंगे, तो यार इस बिजनेस से तो पैर जमे हुए हैं, इस बिजनेस को कोई नहीं पीछे छोड़ सकता, है ना? तो वो चीज कहां से आती है हमारी, जब हम सस्टेनेबल एडवांटेज क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो अगर आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंस होती है सस्टेनेबल एडवांटेज की, ऐसे घूम के पूछ ले तो क्या आएगी,
हायर प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉफिट हाई रहता है, कॉस्ट एफिशिएंट हम बन जाते हैं और मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाता है, ब्रांड लीडर बन जाएंगे, एंट्री बैरियर का बेनिफिट हम सबको मिलता है। ऐसे 5 पॉइंट क्या है, ये आपके एडवांटेज के निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। चलो, टॉपिक सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कहाँ पे आए थे ये भाई साहब, ये कॉस्ट लीडरशिप बताने? ये अभी इसने पीछे कहाँ पे बताई थी ये 3 नाम? ड्राइवर्स में। ये ड्राइवर्स का जो पहला वाला पॉइंट था, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, वहां पे पोर्टर खड़ा था, क्या लेके खड़ा था? 3 नाम। ठीक है, तो ये 3 है, वैसे 4 है। फोकस को 2 पार्ट्स में डिराइव करा गया, फोकस कॉस्ट पे या फोकस डिफरेंशिएशन पे। वैसे क्या 3 क्या नाम है पहले? फोकस पे कौन से 2 आगे ऊपर वाले? आपका फोकस ये है कि नया प्रोडक्ट बनाना है, कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, या कॉस्ट ही मेरा फोकस है, डिफरेंशिएशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नीश मार्केट कौन सी लेना चाह रहा हूं, मैं यहां से डिफाइन करता हूं। ठीक है, चलो, ये लास्ट है, इसको पढ़ेंगे और ये खत्म हो जाएगा जब तक। चलिए, पहले एक जेनरिक सा ओवरव्यू क्यों आया ये भी समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पोर्टर्स फ्रेमवर्क फॉर कंपिटिटिव एडवांटेज, मतलब पोर्टर को क्यों लाना पड़ा ये कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए, ये जो जेनरिक स्ट्रेटेजीज बनाई, समझते हैं। माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजीज क्या है, फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस इन हिज सेमिनल वर्क कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी करके प्रॉपर एक बुक बनी थी, जिसका उसने काम किया था, और उसके अंदर उसने सारे फ्रेमवर्क्स लिखे थे जो जो भी पोर्टर ने दिया था। ऑफर्स अ पावरफुल लेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ फर्म्स कैन अचीव एंड सस्टेन कंपिटिटिव एडवांटेज। तो उसका गोल था कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे मैं एक कंपनी को ये बिलीव करवा पाऊं कि आपके पास एक कंपिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है। द फंडामेंटल बेसिस फॉर अचीविंग अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसका नाम क्या, अब दूसरा नाम क्या आया पेपर में, कभी कभी मैं ज्यादातर हुआ नहीं है, बट एक बार कोई एक पेपर था, आई थिंक 2022 पता नहीं 23 का मई का, जिसमें इन्होंने नाम दिया था अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तंग करने के लिए। तो मार्क कर लेंगे, मतलब अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये क्या होता है? सस्टेनेबल एडवांटेज, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा कब कमाते हो आप? जब आप कस्टमर को रिटेन करते हो। रिटेन कब करते हो? जब आपके पास क्या होती है? कंपिटिटिव एडवांटेज होती है। तो अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इज अ सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज, उसको ये भी बोला जा सकता है, तो इसको याद रखना, पेपर में घुमा सकता है। पोर्टर आई थिंक वर्ड में कुछ होता है, पोजीशन था दैट अ फर्म मस्ट टेक a strategic choice about the type of competitive advantage it seeks and the scope within which it will operate। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहता था, वो अपने दोनों चीजों को लिंक करना चाहता है। पोर्टर ने पहले कौन से दिए थे? 5 फोर्सेस दी थी, 5 फोर्सेस। उसने वहां पे कंपटीशन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये कंपटीशन है जो तुम्हारा कंपटीटिव एडवांटेज में क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है बैरियर्स। 5 तरीके के बैरियर्स बताए थे उसने। अब वो कह रहा है कि आपके पास ये स्कोप है जिसके अंदर वो बैरियर्स अगर आप हैंडल कर लोगे तो डेफिनेटली आप क्या बन जाओगे, आपके पास सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज आ जाएगी। तो पोर्टर ने क्या बोला? स्ट्रेटेजिक चॉइस, आपके पास चॉइस आएगी टाइप ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज, आप कौन से टाइप की कंपटीटिव एडवांटेज में जाना चाहते हो। क्योंकि आप ये समझो कि आप एज अ बिजनेस सारी कंपटीटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर आप कॉस्ट पे खेलना चाहते हो तो फिर आपको प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं सोच सकते। अब आप ये भी बोलो कि मैं प्रोडक्ट भी कुछ यूनिक बनाऊंगा और सबसे सस्ता भी बना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपका आर एंड डी में पैसा बहुत लग जाएगा। यस और नो? अगर आपने कोई डिफरेंट बनाना है तो आर एंड डी पे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो हिट एंड ट्रायल मेथड चलेंगे। हो सकता है पहले बार में काम हो जाए, क्या पता लक हो तो पहला ही निकल जाए, नहीं निकलेगा क्या पता 10 प्रोडक्ट आप बनाते रहो, आपको कोई यूनिक ही ना निकल के आए। जो आप चाहिए कुछ भी बना रहे हो, ऐसा लग रहा है ये तो ये वाला बिक रहा है, ये तो इसका ऑल्टरनेटिव मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कहीं पे भी अगर डिफरेंशिएशन फोकस है तो क्या कॉस्ट आपका फोकस हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, आप कॉस्ट को मिनिमाइज रखने की ट्राई कर सकते हो, बट सबसे कम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप वैल्यू किसकी लोगे मार्केट में? क्योंकि ये तो एप्पल की वैल्यू क्यों है, महंगा क्यों देता है? क्योंकि वो कहता है मैं डिफरेंशिएशन पे काम करता हूं, मेरे जैसा सॉफ्टवेयर आईओएस किसी के पास नहीं है। अब वही कहेंगे आईओएस भी दे दे और 20,000 में मोबाइल भी निकाल दे, तो वो नहीं निकाल सकता। अगर वो कॉस्ट लीडर बनना चाहता है तो वो वीवो ओप्पो वाली लाइन में जाएगा। ठीक है ना, सेम सेम से मॉडल्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ अपग्रेड हो रहा है, लेकिन आपको पॉकेट फ्रेंडली चीज निकल के मिल रही है। Am I करेक्ट? तो उसने क्या बोला कि आपको अपनी कंपिटिटिव एडवांटेज का टाइप ढूंढना पड़ेगा। आप एक बार टाइप ढूंढ लो, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि ये आपकी फोर्सेस में 5 फोर्सेस बता देगा, ये आपका कंपटीशन आ रहा है, और ये वाली जो आपने यहाँ पर ढूंढ ली है, ये आपकी कौन कौन से 3 एरियाज है, जोन सा मर्जी आप एरिया चूज कर लो, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी आपको लगानी चाहिए और आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी। क्लियर? यस और नो? समझ गए क्या कहना चाह रहा है वो? वहां पे क्या कहना चाह रहा था 5 फोर्सेस मॉडल में?
कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव आपको अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को, वो बता दिया उसने। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हो। वो स्ट्रेटेजी इन चारों में से कोई एक हो सकती है। कॉस्ट लीडर बनना है, प्रोडक्ट को भूल जाओ, ये बन जाओ। डिफरेंशिएट बनना है, डिफरेंशिएशन करनी है, प्रोडक्ट पे ध्यान दो, कॉस्ट भूल जाओ। कॉस्ट बनना है, प्रोडक्ट भूल जाओ। कॉस्ट ही सिर्फ फोकस रखना है तो बिल्कुल ऐसा कि मेरे को सबसे कम मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसका सबसे कम वाला बंदा बनना है, तो कॉस्ट फोकस। और मुझे सिर्फ फोकस डिफरेंशिएशन मेरा प्रोडक्ट है, मुझे लेना देना ही नहीं है, मेरा प्रोडक्ट है लाखों में भी है करोड़ों में है, मुझे प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कोई नहीं बनाता। तो ये मेरी चार कैटेगरीज उसने मुझे डिफाइन करके दे दी। पर्पस, these strategies enable a firm to outperform rivals by securing either a low cost or differentiated position। तो आप अपने राइवल्स को कैसे compete कर सकते हो, अगर आप कुछ ऐसा बना दो इन दोनों में से, या तो कॉस्ट लीडर बन के बैठ जाओ या फिर डिफरेंशिएटेड पोजीशन लेके बैठ जाओ मार्केट में। बाय क्लियरली डिफाइनिंग अप्रोच, अब आपको ये अप्रोच डिफाइन करनी पड़ती है बिल्कुल। अ फर्म कैन अलाइन इट्स एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज टू अचीव इट। तो कहीं ना कहीं आपको पहले ये चूज करना पड़ेगा, इसी के बेसिस पे हम ऊपर जाना पड़ेगा चैप्टर में। अब सोचो, जो हमने ऊपर पढ़ के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, वो तो इस पे डिपेंड करते हैं कि तेरा फोकस क्या है भाई। वरना तो मेरी खराब है, मैं कॉस्ट लीडर बनना चाहता हूँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे सारे रिसोर्सेज लेके निकाल के अपने यूज करके बैठा हूं, तो क्या खराब नहीं हो जाएगा काम? तो पहले क्या पोर्टर लगेगा? पहले पोर्टर लगेगा, यस और नो? क्वेश्चन आता है, पोर्टर सबसे पहले ये वाला लगेगा या वो वाले के बाद ये वाला लगेगा, जो पुराना पोर्टर है फाइव फोर्सेस वाला? पोर्टर ने दो स्ट्रेटेजीज दी हैं, पहले कौन सी लगाएगा इस पास में? पहले फाइव फोर्सेस लगानी चाहिए। उसका रीजन कि हमारे को कौन कौन से रिस्क नजर आ रहे हैं, हम ये सोचना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे मैं अपने स्ट्रेटेजी डिफाइन करूं। समझ पा रहे हैं, यस और नो? सही सोच रहे हैं बिल्कुल, है ना? तो पहले क्या लगेगा, पहले पीटर पोर्टर का क्या लगाना पड़ेगा? फाइव फोर्सेस लगाना पड़ेगा। उससे मुझे मेरे सब्स्टिट्यूट्स, मेरा कौन सा वाला बंदा है जो मेरा राइवल खड़ा है, एग्जिस्टिंग कौन से लोग खड़े हैं, सप्लायर कैसे मेरे को इंपैक्ट कर सकते हैं, बायर का कितना जोर चलता है मार्केट में, ये सारा कुछ एनालाइज मैं कर लूंगा। इसको करने के बाद मुझे एक चीज समझ आई है कि भाई बायर की डिमांड ना सबसे ये सस्ते प्रोडक्ट की है। 75% बायर को एक ही चीज चाहिए कि सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे को फिर मैं कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करूंगा? एम आई मेकिंग सेंस? तो ये क्या आएगा, ये सेकंड स्टेप है पोर्टर का। तो पहले वो वाला स्टेप लगता है, फिर ये वाला स्टेप लगता है। क्लियर? चलो जी, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, तीनों में क्या लिखा हुआ है? जो बोला वही लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव कॉस्ट लीडर का बिल्कुल सिंपल है, क्या है? मार्क करेंगे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, कि भाई मुझे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है। इन द इंडस्ट्री बाय परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, टाइट कॉस्ट कंट्रोल, मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कम रहे। ये टाइट कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकती है? कैसे? इससे बेटर भी है, पढ़ के आए हैं जो। कॉस्ट कब कम होती है? जब मेरा जब मेरा एक्सपीरियंस कर्व, यस और नो? अगर मेरा एक्सपीरियंस कर्व में मेरा फोकस क्या था, जितना जितना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरी प्रोडक्शन ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा, तो क्या मेरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट कॉस्ट कम होती रहेगी प्रोडक्ट की। अपने आप लिंक करना पड़ेगा, वो लिंक करने को नहीं बोलेगा। उसने क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट क्या सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से दोनों को मर्ज करके? ठीक है ना? तो हम उसके पास बहुत ऑप्शंस है, हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे सोच के चलें। तो इसलिए टाइट कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या, जब आपने कॉस्ट लीडर बनना है तो आपको एक्सपीरियंस कर्व वाली सिचुएशन करनी पड़ेगी, उस वाली कि क्या देखने पड़ेंगे, ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जिनके पास उतने लेवल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जो आपको टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपको ऐसे लोग चाहिए जिनका इतना एक्सपीरियंस है कि मास प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या रहेगी, हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी, आप कॉस्ट लीडर बनते जाओगे। यस। दूसरा, डिफरेंशिएशन, ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना जो यूनिक इंडस्ट्री वाइड हो, मतलब ऐसा कुछ हो जो सबसे यूनिक हो, मार्केट में मिलता ही ना हो, ताकि मैं कस्टमर अट्रैक्ट कर पाऊं जो उसके लिए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हो जाए। क्योंकि कस्टमर कहता है मैं पैसे खर्चने को प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसे कस्टमर है जो कहते हैं कि पैसे का इशू नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हर किसी पे नहीं होता। आपने काफी ब्रांड्स देखे होंगे, वो कहते हैं कि हमने इस वाले प्रोडक्ट के 15 ही मॉडल बनाए थे जी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस थ्योरी? वो लिमिटेड पीस बनाते हैं, तभी वो बिकता भी इसी उसी तरीके से, लिमिटेड एडिशन के नाम से। क्योंकि उसका क्या तरीका है, वो इन लोगों को चाहिए डिफरेंशिएशन। वो कहते हैं भाई अभी हैरियर का जो ब्लैक मॉडल आया था, ये लोगों की डिमांड आई थी। याद है हैरियर का मॉडल आया था ऑल ब्लैक, लाइट से लेकर सब कुछ। दैट वाज नॉट द देयर प्लान। उन्होंने खुद अपने अनाउंसमेंट में बोला कि हमारा प्लान नहीं था।
लोगों को चाहिए था कुछ डिफरेंशिएशन, तो हमने पहले जो रेट निकाला उस पे सिर्फ 10 ही पीस निकाले थे जी, 10 गाड़ियां मिलेंगी जो उन लोगों को। वो डिफरेंशिएशन वाले लोग थे, कहते हम दे देंगे 24 की गाड़ी, हम 28 देने को तैयार है, आप निकालो प्रोडक्ट। तो ये उनका फोकस था। फिर तीसरा, यहाँ पे वर्ड मैंने नीचे लिखे हैं, प्लीज याद लिखना, यूनिकनेस, प्रीमियम, ब्रांड लॉयल्टी। जो वर्ड मार्क करके हैं प्लीज मार्क करके लिखाना पेपर में। एफिशिएंसी, वॉल्यूम, प्राइस सेंसिटिव, ये सारे इधर के हो गए, उधर के हो गए। क्या मुझे तीसरा पढ़ने की जरूरत है, या इसी में बन जाएगा फोकस? इसी में बन जाएगा, इसलिए उसने नहीं लिखा फोकस। कॉस्ट लीडरशिप की बात करूंगा तो फोकस नीश मार्केट के लोगों पे करूंगा, फोकस डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे फोकस की बात करूंगा। यस और नो? तो सर गोल क्या सिंपल है, अरे गोल तो हर जगह पे एक ही होता है, टू अचीव, चाहे वो आप कॉस्ट लीडर बनना चाहो या डिफरेंशिएटर बनना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में आपको चाहिए क्या सर? कॉस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। अब आता है सर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पेज। ये पेज में मैंने ये एग्जांपल मुझे लगाना नहीं चाहिए था, केस स्टडी, इसकी वजह से ये जो मैटर है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो उसको मैं उड़ा दूंगा नेक्स्ट टाइम। क्या कह रहे हो? इसी शीट की पूरी बुक में ये वाला है, इसके category मतलब एक्चुअली में ये शीट अच्छी लग रही थी जब इसको इस वे में देखा, पोर्ट्रेट में। इससे सुंदर मेरी पूरी बुक में इससे सुंदर शीट नहीं है, जो मेरे पास बुक है ना, मैंने उसे पोर्ट्रेट भी करवा रखा है। तो पोर्ट्रेट में ये पेज सबसे बेस्ट आता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन हुआ हुआ है। लेकिन हाँ, जब इसको मेरे को हॉरिजॉन्टल करना पड़ा तब मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे केस स्टडी को हटाना, तो ये अपने आप फॉन्ट साइज ठीक हो जाता है इसका, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां होनी भी चाहिए। चलो, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, कर लेंगे। पहली स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्ट लीडरशिप। काफी बार क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन रेस पे, आता ही आता है, मतलब एक ना एक पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इन दोनों में से किसी एक पे। यूजुअली डिफरेंशिएशन ज्यादा पूछा जाता है, कॉस्ट लीडरशिप क्योंकि आसान है तो समझना। तो क्या कह रहा है जी, स्ट्राइविंग टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री। सबसे पहले तो मुझे सर ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा काम करना है कि मैं सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज रहता हो। कॉस्ट लीडरशिप इज वन ऑफ द माइकल पोर्टर जनरल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, बिल्कुल होती है। विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर हमारा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा लोएस्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो मेरे को कैसे पैसे बचेंगे, पहले बताओ, बिजनेस में पैसे बच कैसे सकते हैं? क्या मैं, एक तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाए, मतलब मेरा जो वैल्यू चेन एनालिसिस में मैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से लेके सेल्स एंड तब तक दे रहा हूँ, वो भी अगर मैं अपना कम कर लूँ किसी तरीके से, और मैं अपना इनबाउंड तक का पैसा भी कम कर लूँ, मतलब ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम लगाऊं, लोग ह्यूमन रिसोर्सेज वाले कम रखूं, अगर ये सारे कॉस्ट कम कर लूँ, क्लाइंट तक पहुंचाना कम कर लूँ, तो क्या मेरे को ज्यादा बेनिफिट होने लग जाएगा? हम भी तो ऐसे खर्चे कैलकुलेट करते हैं ना, ये हटा दूं तो ज्यादा बच जाएंगे, यही कर रहे हैं ना, तो वो भी यही कर रहा है और कुछ नहीं करेगा। दिस स्ट्रेटेजिक चॉइस enables द फर्म टू ईदर, अब ये स्ट्रेटेजिक चॉइस बंदे को क्या देती है? ऑप्शन देती है क्या? सेल प्रोडक्ट्स एट अ लो प्राइस देन द कंपटीटर्स, कि आप अपने कंपटीटर से या तो प्रोडक्ट सस्ते पे बेच दो, उसकी वजह से आपको एक मार्केट शेयर मिल जाएगा और आप मार्केट में नाम बना लोगे कि यार ये कंपनी सबसे सस्ता देती है सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। या फिर सेल करो कंपेरेबल प्राइसेस पे, लेकिन क्वालिटी बेटर कर दो, क्योंकि अगर आप सुपीरियर बेटर, अपना स्ट्रक्चर बेटर रखोगे, क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, लेकिन आप सेम प्राइस पे दे रहे हो, तो भी आप क्या बन जाओगे? कॉस्ट लीडर बन जाओगे। तो दो तरीके हो गए सर कॉस्ट लीडर बने, कौन कौन से? सेल प्रोडक्ट कर दो लोअर प्राइसेस पे देन द कंपटीटर, और दूसरा कंपेरेबल प्राइसेस पे सेल कर दो क्वालिटी बेटर करके, ताकि आप क्या कह सको, क्योंकि आपको कैसे भी, पर आप, क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अगर आपने कंपेरेबल प्राइसेस पे सेल करा तो मार्जिन कैसे आपको बेनिफिट देगा? प्रॉफिट कैसे ज्यादा होगा? पहले वाले केस में तो समझ आ गया, मैंने लोअर प्राइस पे सेल कर दिया, एक चीज मार्केट में 10 की बिक रही है, मेरे 5 की बनती है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट था। मैंने क्या करा, मैंने उसको लोअर प्राइस पे, मैंने उसे बनाया है 3 की, तो क्या मेरा 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया? दूसरे केस में कैसे होगा प्रॉफिट ज्यादा? जब हमारी क्वालिटी हम इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे तो हमें लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसके लिए नहीं cost नहीं नहीं नहीं, हम दूर चले गए। मतलब ये तो हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, हमारे कस्टमर बढ़ गए, चलो कस्टमर बेस सेम रखते हैं फिर, पर फिर भी मेरा प्रॉफिट थोड़ी बढ़ा। गुडविल से तो क्लाइंट बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में कम लग रहा है। कैसे? ऐसे में कॉस्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में कम लग रहा है वैसे। यार क्लोज क्लोज लिखा हुआ है उसका, अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाना चाहिए। ड्यू टू इट्स सुपीरियर कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि मेरे को अपना, अगर मुझे कंपेरेबल प्राइसेस पे सेल करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर सुपीरियर करना पड़ेगा। क्या? एक बंदे का नाम आता है इसमें, कौन होते हैं जो पैसा खाते हैं बीच में से?
मिडलमैन। तो मेरा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर सुपीरियर कब होता है, जब मेरे को बीच की पार्टीज कम हो जाए मेरी। मार्केट में टर्म चलती है सुपीरियर कॉस्ट स्ट्रक्चर है भाई इसके पास, ये डायरेक्टली क्लाइंट से डील करता है, दैट इज अ सुपीरियर कॉस्ट स्ट्रक्चर। वो कहता है भाई इसका स्ट्रक्चर ऐਵੇਂ ही है, तू पहले इससे कहेगा, ये आगे बोलेगा, ये उससे आगे बोलेगा, वो उससे आगे बोलेगा, अपने कॉस्ट बढ़ेगी तेरी। हमारा ऐसे, हम जब सीए का काम करते हैं तो ऐसे होता है, हमारा कभी भी कॉस्ट स्ट्रक्चर सुपीरियर नहीं होता। जावा अनटिल एंड अनलेस आप लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका सुपीरियर नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी से करवा के दोगे, क्या पता वो कर रहा है नहीं कर रहा, वो किसी से करवा के देगा। अब आपको मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्लाइंट आ जाए और आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट बनानी, काम को मना करोगे नहीं? पर आती तो नहीं है तुम्हें। ऐसा तो नहीं है सबको सारा काम आता होगा सीए बनने के बाद। पर्टिकुलर एरिया, अगर आप बिग फोर में चले गए तो आप बहुत ही बिल्कुल एक स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्टीज करोगे। मान लो हमने नहीं करी ट्रांसफर प्राइसिंग में एक्सपर्टीज और काम आ गया, तो क्या नहीं करोगे? करोगे। कैसे दे दो करवा देंगे, बता दो कितने का होगा, फिर किसी से पूछोगे, अब ये भी नहीं तुम्हें पता कि उसको आता है या नहीं आता। तुम उस पर ये भरोसा करो भाई तू करवा देगा, हाँ हाँ यार हो जाएगा दे दे, वो भी क्या पता किसी को फोन करे। तो वो कहता है, वो तेरे से पूछेगा भाई तू कितने पैसे लेगा, तो कहता है भाई देख ले यार मार्केट में रेट अराउंड 1 लाख 1 लाख 20 हजार रुपए के आसपास है टीपी का। तो कहता है ठीक है यार। वो कहेगा भाई 1.5 लगेंगे। अब तुम्हारे पास क्लाइंट आया, तुम भी क्या खाली हाथ दे दोगे? तुम भी कहोगे भाई 1 80 लगेंगे। अब भाई 1 लाख 20 हजार में 20 25 हजार का मार्जिन तो कमाओगे, वरना क्लाइंट लाए क्यों? तुम कहोगे भाई क्लाइंट तो मैंने ला के दिया है, तो मेरा कुछ परसेंटेज तो बनती है। मार्केट में यूजुअली टर्म है 30%, अगर 30 भी करूं तो 1 लाख 20 हजार तो 36 हजार तो मेरे बनते हैं। ये सुनो। तो वो क्या है, वो हमारा सुपीरियर कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अब यही आपने करना हो, आप क्लाइंट को सीधा 1.5 कोट करोगे, एक तो वो 1 86 से कम हो गया, आपको एक 20 से ज्यादा मिले 30 हजार। यस और नो? तो अगर सुपीरियर कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है तो आपको कंपेरेबल प्राइसेस पे भी ज्यादा बेनिफिट होता है, आप ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो, क्योंकि आपके बीच के जितने भी कॉस्ट स्ट्रक्चर वाले लोग हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? या फिर दूसरा तरीका तो वो है ही है कि आप उसे उस वाले रेट से कम दे दो, आप बोलोगे मुझे कमाने ही नहीं है, मुझे 90 चाहिए पर 90 पूरे मेरे हो, तो आप 1 लाख 20 हजार का रेट ही तोड़ दो। आप बोलो मैं 90 हजार में कर दूंगा, ले भाई तेरी टीपी स्टडी रिपोर्ट, बात ही खत्म होगी, तो पहले वाली कैटेगरी में आ गए। लोअर प्राइसेस देन द कंपटीटर, उसे पूरी मार्केट में एक 20 से रेट कम नहीं मिल सकता, तुम ही 90 में करके दे रहे हो। क्लियर? चलो। तो ये क्या है सर, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ये बिल्कुल सिंपल है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए बनाई। मार्क करेंगे वर्ड। लिखना पड़ा कभी कभी ना, ऐसे भी लिखना पड़ता है कि कुछ लिखने को नहीं है फिर भी लिखना पड़ रहा है। कभी कुछ पूछ लेगा, ऐਵੇਂ पूछ लेगा, नहीं पूछ रहा कोई पर्टिकुलर पॉइंट, फिर भी कह रहा है कॉस्ट लीडरशिप प्रोड्यूसर एक्सप्लेन करो, स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करो। लिखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजी बनाई गई किस लिए बनाई गई, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए बनाई गई, स्केल के एडवांटेज दिखाने के लिए बनाई गई कि जितना बड़ा स्केल होगा उतनी कॉस्ट कम होगी, उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रीवियस कॉस्ट कंट्रोल के लिए बनाई गई कि जितना कॉस्ट कंट्रोल करोगे उतना मार्केट में आप क्या बन सकते हो, लीडर बन सकते हो। तो इस चीज के लिए पोर्टर ने क्या करी थी, ये स्ट्रेटेजीज बनाई थी। ये एरिया का कंसर्न आया होगा तो पोर्टर को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी। ये वर्ड्स हेल्प करेंगे पेपर में। चलो जी। सर आता है कंडीशंस क्या है फॉर इफेक्टिव कॉस्ट लीडरशिप, कौन कौन सी कंडीशंस होती है इफेक्टिव कॉस्ट लीडर बनने के लिए? बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। पहला क्या है, प्राइस सेंसिटिव बायर्स, हाईली इफेक्टिव व्हेन कस्टमर या कंज्यूमर्स आर प्राइमरी मोटिवेटेड बाय द प्राइसेस टू स्विच ब्रांड। तो कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं जो लोअर ही ढूंढ रहे होते हैं कि हमें तो सस्ता ही चाहिए, जैसे उन्हें सस्ता दिखेगा क्या वो स्विच कर जाएंगे। यस। तो अगर कंडीशंस के इफेक्टिव कॉस्ट लीडरशिप की कि पहले नंबर पे आपको हाई क्या चाहिए, प्राइस सेंसिटिव बायर्स चाहिए। अगर प्राइस सेंसिटिव होगा, जिनका फोकस सिर्फ प्राइस होगा और लो कॉस्ट से मतलब होगा, वो तो आपको झटपट मिल जाएगा, आपके बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। क्या जब आप कॉस्ट पे फोकस करते हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आप स्टैंडर्डाइज ही रखोगे, हाई तो नहीं करोगे, डिफरेंशिएशन तो लेके नहीं आओगे। यस और नो? तो प्रोडक्ट और सर्विसेज आर लार्जली अंडर सर्कमस्टांस डू नॉट हाई वैल्यू यूनिक फीचर, मतलब ऐसा प्रोडक्ट दोगे जो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं सर्व कर रहा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी देंगे तो भाई कॉस्ट लीडर कैसे रहेंगे? यस और नो? फिर इंटेंस प्राइस कंपटीशन। क्या ये इन मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय द फियर्स राइवलरी दैट लार्जली रिवॉल्व्स अराउंड द दैट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। तो मतलब अगर आपके पास क्या है, इंटेंस प्राइस कंपटीशन मिल जाए आपको और आपका प्रोडक्ट सस्ता है, तो क्या आपके पास मार्केट फॉल आ जाएगा? यस और नो? मार्केट कंपटीशन का बेनिफिट भी होता है, अगर मार्केट में कंपटीशन चल रहा है और आप प्राइस तोड़ दो तो क्या आप अट्रैक्ट कर लोगे कस्टमर्स को एकदम से? इनिशियल तो कर ही लोगे, फिर जब वो लोग आपकी जगह पे आएंगे तब आप और तोड़ सकते हो अगर आपके पास स्कोप है तो। ठीक है। तो क्या आ गया, इंटेंस प्राइस कंपटीशन में भी आपको क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है कॉस्ट लीडरशिप के केस में। फिर क्या आता है, फ्यू डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ही नहीं, व्हेन देयर आर लिमिटेड एवेन्यूज फॉर द कंपटीटर्स टू क्रिएट यूनिक फीचर। उस वाले प्रोडक्ट में कुछ हो ही नहीं सकता, सोप में क्या नया हो सकता है? आप बोलो कि भाई तो जितनी मर्जी बार रब कर वो पिघलेगा ही नहीं, या तो ऐसा कुछ बना दो कि वो होएगा ही नहीं, छोटा ही नहीं होएगा, वो करता जा। उसके लिए क्या लगेगी, पर टेक्नोलॉजी लगेगी। ऐसा नहीं है बन नहीं सकता, बन सकता होगा, बट क्या वो कॉस्टली हो जाएगा?
तो ये वाली कहानी क्या कह रहा है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं डिफरेंशिएट करने की, तो उस वाले केस के अंदर आप कॉस्ट लीडरशिप बन सकते हो। आपको क्या मिलता है, वैल्यू मिल जाती है, आपको इवन हायर प्राइस भी नहीं रखना पड़ता तो भी। फिर क्या है, हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। इसका मतलब ये कैसे कॉस्ट लीडरशिप में इफेक्टिव है? बायर्स की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होने से क्या मुझे प्राइसेस सस्ते चाहिए होते हैं उनको? उनका मतलब क्या, हमारी बार्गेनिंग पावर हायर का मतलब है मुझे बार्गेन ज्यादा करना है। अगर मैं उन्हें स्कोप दे दूंगा मेरे प्रोडक्ट में बार्गेनिंग का, तो क्या उनके लिए वो एक लेवरेज है? क्या मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ? वो कहेंगे भाई हमें मार्केट से 20 का मिल रहा है, तू बता 18 का देता है तो क्या बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मेरे लिए, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या पता मेरे पास क्लाइंट ज्यादा जो उससे मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा? यस और नो? याद नहीं देंगे, याद करने हैं कौन कौन से आगे कंडीशंस क्या है फॉर इफेक्टिव कॉस्ट लीडरशिप। प्राइस सेंसिटिव बायर्स मेरे लिए कंडीशन है जो मेरे को इफेक्टिव कॉस्ट लीडरशिप पे जाने के लिए बोलती है कि अगर प्राइस सेंसिटिव बायर मार्केट में नजर आ रहे हैं, आई एम हैप्पी टू। देखो हमें क्या स्ट्रेटेजी चूज करनी है, मेरे को कुछ ल्यूर करने के लिए कोई चीज चाहिए जो मुझे बोले कि तू कॉस्ट लीडर लगा या डिफरेंशिएशन लगा। अब देख रहे हैं वो कौन से मार्केट में फैक्टर नजर आ रहे हैं जिसके बेसिस पे मैं कहूंगा मुझे कॉस्ट लीडर बनना है। वो मेरे को बोलता है भाई मार्केट में बहुत बायर बैठे हैं जिनको सस्ता चाहिए, तू सस्ता बना सकता है? मैं कहूंगा हाँ, बना सकता हूँ। द बायर कितने बैठे हैं, मेरे को बायर की वॉल्यूम मिलेगी, मैं रेडी हो जाऊंगा बिजनेस करने के लिए, पैसा तो मिल ही रहा है मुझे, आएगा। तो पहले नंबर पे प्राइस सेंसिटिव बायर जैसे दिखे, आई एम हैप्पी टू टेक कॉस्ट लीडरशिप। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मैं वो कहता है भाई इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं हो सकता, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, कोई टेंशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं देनी, कोई फीचर नहीं देने, आफ्टर सेल सर्विसेज कोई नहीं है, कोई तेरे को रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना, एक बार अब सामान बेचा बात खत्म, आउटबाउंड पे ही खत्म हो जाती है तेरी वैल्यू चेन इसमें। अगर मुझे तो मेरे को क्या वो ल्यूर कर रही है, मैं करूँ ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो ठीक है, सरदर्दी खत्म है, पैसा मिल रहा है बहुत बढ़िया, मैं कॉस्ट लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। तीसरा इंटेंस प्राइस कंपटीशन, वो कह रहा है भाई इंटेंस प्राइस कंपटीशन है तो तेरे को बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, जब तेरे को लगे तेरे को बायर नहीं मिल रहे तो प्राइस सस्ता कर सकता है और प्रोडक्शन बढ़ा ले, अगर तो बढ़ा लेगा तेरे को प्राइस सस्ते का बेनिफिट मिल जाएगा, हमेशा तेरा प्रोडक्ट क्या रहेगा मार्केट में चलता रहेगा, करता रहियो ऊपर नीचे जब तेरे को मूड करे। तो इसलिए मैं क्या हाँ यार रेडी हूँ, मैं कर लूंगा, बहुत बड़ा प्लांट है मेरे पास। फिर फ्यू डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज, ये और इस पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें कोई यूनिक फीचर नहीं देना, यहाँ पे भी कोई यूनिक फीचर नहीं देना आपने, तो आपने लिमिटेड वेन्यू है कंपटीटर्स के, बस इसमें क्या आता है, इसमें कंपटीटर के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं कि इसमें कंपटीटर अगर ज्यादा होंगे तो किसको बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट लीडर को, डिफरेंशिएशन वाले को नहीं मिलता, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले में तो बैरियर पहले ही खत्म कर देते हो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बना के। पर क्या बोल गया आप, किसको ऐसा लगा, किसको ऐसा लगा सर, क्या बोल गया आप, हमें तो ऐसे गया सर बाउंस ऐसे। क्या बोला जल्दी, प्रोडक्ट ये बताओ, ये दोनों पॉइंट अलग कैसे हैं? दोनों पॉइंट अलग कैसे हैं, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, हाउ दे आर डिफरेंट? वो सप्लायर के बिहाफ पे कौन सा वाला, ये वाला, ये सप्लायर के बिहाफ पे है। ओके, जो डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज में सप्लायर के बिहाफ पे नहीं, कंपटीटर के बिहाफ सर पे। सेकंड वाले पॉइंट शायद हम हमारे पास स्कोप है चेंजेस लाने के लिए। और लास्ट में हमने जैसे बोला था कि सोप का था, उसमें कुछ स्कोप ही नहीं है चेंज आएगी। मतलब आप कुछ यूनिक फीचर दे पाए और तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, फिर बनवाना है और इसमें हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे क्वालिटी वगैरह उसी से हम गुड, क्लोज, एनीबॉडी एल्स? सही है आंसर, मतलब गलत नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेस्ट सूटेड किस इंडस्ट्री के लिए होगा, जहां पे कस्टमर की कोई यूनिक फीचर की डिमांड नहीं है, कस्टमर कह रहा है भाई मेरे को बस इतना सा सामान चाहिए, इतना सा देते, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बॉडी बॉडी जेल आते हैं, बॉडी जेल डिटॉल से नहीं धोते ना, बॉडी बॉडी जेल आता है उसका एक अलग, वो मुझे लेट पता चला, मैं भी पहले डिटॉल से धोता। आते हैं बॉडी जेल, जब जिंदगी में लड़की आ जाएगी ना तुम्हारे, तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि इसका अलग आता है, इसका अलग आता है, इसका अलग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो बॉडी जेल आते हैं, बॉडी जेल के अंदर लोगों की डिमांड होती है भाई जेल पड़ा होना चाहिए वॉशरूम में, उसके ऊपर कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहता, फेस वॉश पे खर्चने के लिए तैयार है लोग। परफेक्ट बता लो तुम्हारे को,
स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या उनको चाहिए कि भाई बस एक अच्छा है जिसके अंदर एक अच्छी फ्रेग्रेंस वाला एक बॉडी जेल हो। कोई बंदा कहते हैं 500 रुपए की बॉडी का, छोड़ यार 2 दिन नहाऊं कम इससे अच्छा तो। हाँ, बॉडी जेल की मार्केट में डिमांड क्या है? बॉडी जेल कंपनीज ट्राई कर रही है 100, 120, 150 की रेंज में लाने का, क्योंकि उतना ही लोगों की स्पेंडिंग पावर है उसके ऊपर। बट इफ यू टॉक अबाउट फेस वॉश, पीपल आर हैप्पी टू स्पेंड 700, 800 ऑन इट। उसमें उनको ये वाला टॉनराइजर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। वो देख लो आजकल वो धूप से बचने वाली, भाई साहब उसके रेट कहाँ छू रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुखती रग कौन सी है लड़कियों की। लड़कियों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो वैसी आवाजें काफी रहती हैं। प्रॉब्लम है लड़कियां। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस पर पैदा करने में दिक्कत नहीं भाई। 500 रुपए की वो आ रही है टू FP50, FP70, पता नहीं कौन सा 70 गुना से बचा रहा हो तुम्हारे को, जो भी आता है यार। 70, पता नहीं 100 भी आता होगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो 50-70 सुना है। लोग उसके चक्कर में पैसे भी दे रहे हैं। कॉस्ट लीडर कैसे बनेगा वो तो यूनिक फीचर डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है? 70 इज अ यूनिक फीचर कि ये और ज्यादा रेस तक भी आपको अफेक्ट नहीं होने देगा, यही पावर दे रहा है वो उसके अंदर। यहां पे क्या है? फ्यू डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज। When there are limited avenues for competitors to create unique feature perceived value that would justify a higher price, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कुछ यूनिक फीचर जो होने से वो मैंडेटरी भी है और वो हायर प्राइस को जस्टिफाई भी करता है। मतलब मैं सामने वाले को बोल सकता हूँ सर इसके बिना तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं है, और इसके पैसे तो इतने तो लगेंगे ही। फिर वो कहां पे आता है? यहां पे, कि जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और उसकी वैल्यू के पैसे भी हम ले रहे हैं, इवन इफ सामने वाले की डिमांड है लोअर प्राइस खर्चना, तो भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पैसा निकलवा सकता हूं उसे ये बोल के कि सर ये जस्टिफाई करता है हायर प्राइस को, क्योंकि ये फीचर इसका इनबिल्ट है सर, इसको तो मैं हटा नहीं सकता, डिफॉल्ट फंक्शन है कोई, अब मैं डिफॉल्ट थोड़ी रिमूव कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन दिया उसे जीरो कर सकता हूँ। यस और नो? शेरवानी लेने चले जाना कभी, इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेने चले जाना, ये एग्जांपल तो तुम्हारे रोज की दुनिया में मिलते हैं यार। वो कहेंगे सर 20,000 की पड़ेगी आपको शेरवानी, नॉर्मल सी बात करते हैं। आप उसे ये कह देखना सर मेरे को ना सिर्फ ऊपर ऊपर का चाहिए, पैंट मेरे पास सेम है, क्या रेट देगा वो आपको? कहेगा सर 19,500 दे देना। मैं कहूंगा सर वैसे कोई पैंट दिखाना आपके पास, वो कहेगा सर ये 4,000 की है। वो सेम पैंट आप उसे कहना सर सिर्फ पैंट लेनी है ये ऐसे कलर की, वो कहेगा ले लो सर 4,000 की है पैंट यहाँ पे। मैं कहूंगा सर अगर 4,000 की पैंट है तो फिर 20,000 में से 4 काटो, 16 का दे दो। तो ये नहीं सर, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो कहेगा सर ये साथ में मिलेगा, पाना है नहीं पाना आपकी मर्जी। क्योंकि क्या है वो डिफॉल्ट है। तुम समझ रहे हो? वो डिफॉल्ट है उसके अंदर, वो तो सर आएगा ही आएगा, उसका हायर प्राइस उसके अंदर होना है, उसको आप हटा नहीं सकते, उसको हटाओगे तो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वो क्या है? वो डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो अगर उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है जो डिफॉल्ट आ रही है। यू कैन यू उसके बेसिस पे आप हायर प्राइस चार्ज कर भी पा रहे हो, क्योंकि आप जब बोलते तो कहते हो सर ये पूरा सेट है, ऊपर अपर मिलेगा नीचे पजामा मिलेगा, यू जस्टिफाइंग इट। लेकिन जब उसकी कॉस्ट की बात आती है तब आप बोलते हो सर इसका कुछ कॉस्ट माइनस नहीं हो सकती है, ये ऑलमोस्ट उतने की ही रहेगी। दैट इज वेयर यू आर थिंकिंग ये डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी में आता है, जो जस्टिफाई करता है हायर प्राइसेस को, और ये कंपटीटर के केस में क्या करता है? बेनिफिट करता है। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपटीटर्स भी हैं, प्रोडक्ट भी ऐसा जो डिफॉल्ट रहता है, उसका प्राइस भी आप ले सकते हो, तो क्या आप कॉस्ट लीडर बन जाओगे? पैसा मिलेगा ही मिलेगा इसको बेचने का। यस और नो? यहाँ और यहाँ का मतलब समझ आ गया? पेपर में तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा, बट क्या समझ आ गया? रट्टा मारना तुम लोगों ने, मुझे पता है वैसे, बट फिर भी। और लास्ट में क्या है? हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अगर हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स होगी तो भी आपको कॉस्ट लीडर का बेनिफिट हमेशा मिल जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर पे वो प्राइस डालेगा तो क्या हो सकते हैं? प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, और उसके चक्कर में आप प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ा भी सकते हो। क्लियर है सर? क्लियर तो क्या ही है, बस आपने बोला हम याद कर लेंगे, कोई ना, लर्न करने के टाइम पे तो कर ही लेंगे हम। सर टैक्टिक्स फॉर बिल्डिंग अ कॉस्ट एडवांटेज, दोनों क्वेश्चंस के अंदर पहले ज्यादा डिफरेंस क्या था वैसे? कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कॉस्ट लीडरशिप और टैक्टिक्स फॉर बिल्डिंग अ कॉस्ट एडवांटेज। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जो हमने पढ़ा है अभी? मतलब इसका क्वेश्चन क्या है जिसका हमने आंसर पढ़ा है, ये तो बता दो। ऐसे कौन से वे है जिससे कॉस्ट लीडरशिप है वो टीम कर सकते हैं? मतलब ऐसे कौन से वेज है जिसके बेसिस पे मेरे को स्ट्रेटेजी में कॉस्ट लीडरशिप चूज करने के लिए मैं सोचूं कि मुझे किस
वो कौन से फैक्टर्स को, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कंडीशन, फैक्टर्स, एग्जाम्पल, एरियाज, कैसे भी शुरू करे वो क्वेश्चन। और वो ये पूछना चाहेगा कि कॉस्ट लीडरशिप आप किन एरियाज को डिसाइड करके चूज करते हो। तो आप बोलोगे उसको कि पहले नंबर पे अगर प्राइस सेंसिटिव बायर्स नजर आते हैं मार्केट में तो चूज करता हूँ, दूसरे नंबर पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं तो डेफिनेटली चूज करने को रेडी बैठो, क्योंकि यूनिक फीचर मांगेगा ही नहीं कोई मुझसे। यूनिक फीचर मांगेगा भी लेकिन वो जस्टिफाई कर पाए हाई प्राइसेस को, तो इसका मतलब फ्यू डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही होगी तब कर लूंगा। अदरवाइज इंटेंस प्राइस कंपटीशन मुझे मिलेगा तो मैं सस्ता करने का दम रखता हूं तब कर लूंगा। और लास्ट में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी कभी कभी क्या करती है, हर बिजनेस को हेल्प कर देती है, क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स होती है तो हर कोई बंदा बार्गेनिंग पावर से नहीं लड़ सकता। कोई उसे बिजनेस को बोलेगा तू कम करोगे, मेरे पास कम करने का स्कोप ही नहीं है जी, मेरी प्रोडक्शन ही बहुत हाई है। लेकिन किसी भी प्रोडक्शन लो होगी वो कम कर पाएगा तो वो क्या करेगा, बेनिफिट उठा जाता है लॉस लीडर, किसमें, कॉस्ट लीडरशिप में। क्लियर है? तो कब चूज करते हैं का आंसर हमने ढूंढ लिया कि किस किस केस में कब कब अट्रैक्ट करता है हमारे को। अब आता है टेक्टिक्स क्या बिल्ड करने के कॉस्ट एडवांटेज, कि हम कॉस्ट एडवांटेज बिल्ड करें कैसे, कैसे पैसा बचाएं अपना। कॉस्ट लीडर बनने से हमारे को पैसा बचेगा कैसे? पहले नंबर पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपनी स्केल की इकोनॉमीज अगर हम बड़ी कर लेंगे तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्या टेक्टिक है ये अच्छा कॉस्ट एडवांटेज लेने का? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम, मार्क करो। अगर मैं अपनी प्रोडक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता हूं, बल्क में परचेज करने लग जाऊं, बल्क में प्रोसेस करने लग जाऊं, तो क्या मेरे पास कॉस्ट एडवांटेज आ जाएगी लार्ज स्केल ऑपरेशन से? यस सर। दूसरा, प्रोसेस एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, अगर मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूं काम करने का कि मेरी कॉस्ट भी उतनी लगे और मेरा समय बच जाए, तो क्या मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगा? यस और नो? तो अगर मैं एफिशिएंटली कोई काम करूं, इनोवेटिवली कुछ काम करूं जिसकी वजह से मेरा क्या हो, टू रिड्यूस वेस्ट एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी, मतलब मेरा वेस्ट भी कम हो, मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाए, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब मैं ऑटोमेशन कर सकता हूं। एसटीपी, यूजुअली अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो एक वर्ड चलता है एसटीपी, कि भाई ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा स्टैंड थ्रू प्रोसेस बना दिया इन्होंने। आईटी वालों का काम इसीलिए होता है कि भाई एक स्टैंड थ्रू प्रोसेस बना दो, मतलब इसको द्वारा द्वारा ना करना पड़े, ऑपरेशंस वाले बंदों की जरूरत ना पड़े, कल से क्लाइंट आएगा, अपने आप डेटा फीड होगा, अपने आप ये होगा, अपने आप ये होगा और आगे चला जाएगा। उसके लिए पहले 2 बंदे रखे हुए थे तुमने, तो उससे क्या होता है, रिड्यूस वेस्ट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है, ज्यादा काम कर पाओगे आप लोग। फिर टाइट कॉस्ट कंट्रोल, अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल पे टाइट रखूं, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे कर लूं अपने, अगर मैं अपने इंटरनल कंट्रोल्स को बढ़िया कर लूं किसके अंदर, कॉस्ट के ऊपर, तो क्या मैं बेटर कॉस्ट सेव कर पाऊंगा? तो क्या वो मेरे लिए कॉस्ट एडवांटेज बन जाएगी? यस और नो? तो मतलब क्या कह रहा है, एग्रेसिवली मैनेजिंग ऑल ओवरहेड, जितने भी मेरे ओवरहेड का खर्चा है अगर मैं उसको क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, तो वो मेरे लिए एक टैक्टिक बन जाता है कॉस्ट एडवांटेज देने का। तो आपको कॉस्ट खर्चे बचाने के साधन बताने एज अ सीए उनको। तो क्या सर, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लो, आप जितनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। दूसरा, सर आप या तो कुछ ऐसा करो, कुछ इनोवेशन करो जिससे आपका वेस्ट भी कम हो और प्रोड्यूस आप एनहांस कर सको अपनी प्रोडक्टिविटी, कम बंदों में ज्यादा सामान। फिर कॉस्ट कंट्रोल, सर पहले तो आपको कॉस्ट कंट्रोल लेना पड़ेगा, कॉस्ट में हर जगह पे आपको सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगेगा यहाँ पे। फिर एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतनी बढ़िया होगी कि आपका जब तक पूरा पहुंचता है सामान जहां से लेके वहां तक, वो सबसे कम लेवल पे हो, इतनी अच्छी बढ़िया चेन, बेटर रिलेशनशिप्स। अगर बेटर रिलेशनशिप्स होंगे आपके तो आप काफी अच्छा क्या कर पाओगे, कॉस्ट सेव कर पाओगे। वीसी अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट, जितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा क्या कॉस्ट कम होती जाएगी। यस। तो आपको पहले नंबर पे क्या याद आना चाहिए पॉइंट जब आप कॉस्ट एडवांटेज की बात करो? नहीं, पहले नंबर पे एक्सपीरियंस कर, जो टॉपिक याद रहेगा, जो टॉपिक है पहले वो लिखेंगे। दूसरा वाला टॉपिक कौन सा है, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये दोनों तो आपके क्या करते हैं, कॉस्ट एडवांटेज में हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप यहाँ पे वीसीए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई चेन लिखोगे तो ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि वो फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर की बात करता है, इसलिए। तो पहले आ गया सर एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट, एक्सपीरियंस कर्व होने से हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है, गुड। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट होगी तो सब कॉस्ट रिड्यूस होगी, यस। अब क्या मेरी लार्ज स्केल से मुझे बेनिफिट मिल जाएगा? यस। क्या मैं कॉस्ट पे कंट्रोल्स लगा लूंगा तो मेरी कॉस्ट कुछ ना कुछ हद तक सेव हो जाएगी? यस। और लास्ट में क्या, अगर मैं कुछ एफिशिएंट एंड इनोवेटिव बनाऊंगा तो भी मेरी क्या हो सकती है, कॉस्ट सेव हो सकती है। तो जहां पे बेनिफिट्स निकल के आते हैं वहां पे पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस भी होते हैं कॉस्ट लीडरशिप में आने के लिए। सर कौन कौन से हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया है। यूजुअली क्वेश्चन रिस्क पे ज्यादा आता है, एडवांटेजेस पे कम आता है, एडवांटेजेस बनानी आसान है क्योंकि। सर क्या रिस्क एंड चैलेंजेस है कॉस्ट लीडरशिप में आने के? अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी चूज करने की सोच रहा हूं, मेरे को ल्यूर करने के लिए वो ऊपर वाली आइटम्स मिल गई जिसने मुझे बोला कि यार मैं बन तो सकता हूँ, एडवांटेजेस भी मुझे कुछ खास नजर आ रही हैं, वो सारे मुझे प्लस भी, एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं मेरे पास, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट है मेरा सेट पड़ी है, मेरे पास सारे बंदे हैं जो काम कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे कॉस्ट लीडर बनने के लिए कुछ रोक तो नहीं रहा। क्या रोक सकता है मुझे, क्या रोक सकता है सर? टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस इनोवेशन। अब इसमें कि मेरा जो प्रोडक्ट ऐसा है भाई, उसमें इंडस्ट्री रोज बदलती रहती है,
कुछ भी नया आ सकता है। तो आईटी का काम कर रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो क्या वो प्रोडक्ट में तो कभी भी कुछ नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो आपका कॉस्ट लीडरशिप वाली चीज नहीं रहेगी, आपको दोबारा से प्रोडक्शन, क्या पता वो प्रोडक्ट आपको ना अट्रैक्ट करे जो चेंज आया, यस और नो। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्या रिस्क का फैक्टर बनती है या नहीं बनती, बनती है या नहीं बनती। अगर कॉस्ट लीडर बनना है तो आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो स्टेगनेंट रहे। पढ़ के आए थे हम ऊपर यहाँ पे, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, क्या ऐसा प्रोडक्ट हो जो स्टैंडर्डाइज हो, बदलता ना हो ज्यादा। अब यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट आपने ले लिया और उसको बदल गया तो क्या वो चेंज हो जाएगा पूरा ऊपर का सीन। जो चीज आपको ल्यूर कर रही थी वो क्या हट गई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक रिस्क हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ईज ऑफ इमिटेशन। कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो जल्दी से कॉपी हो सकता है तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, कोई और खड़ा हो जाएगा, कल सस्ते प्राइस में बेचने लग जाएगा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी मुश्किल हो गया। फिर फोकस ऑन, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे जिनको वैल्यू चाहिए होती है, जिनको, अगर आपने कोस्ट के ऊपर ध्यान दिया, वैल्यू के ऊपर ध्यान ना दिया, तो मतलब वो कस्टमर नहीं मिलेंगे। आप अनअट्रैक्टिव बन जाओगे मार्केट में जहां पे आप वैल्यू नहीं ऑफर कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। यस। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा। अब भाई जो भी आपने काम का सेटअप करा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मशीन के खर्चे बढ़ गए, लोगों की पगारें बढ़ गई, तो क्या इफेक्ट आएगा, यस और नो। रॉ मटेरियल्स बढ़ गए, लेबर बढ़ गई, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। फिर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, आपके प्रोडक्ट में आपको था कि भाई ऊपर बोला यार ये इसके तो बहुत लोग बैठे हैं, उनकी प्रेफरेंस ही चेंज हो गई, तो क्या यह धंधा मास प्रोडक्शन भी काम नहीं आएगी फिर तो, यस और नो। फिर लास्ट, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। अभी पढ़ के आए थे कि इनोवेशन आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो वो भी आपको क्या कर सकती है, डिसरप्ट कर सकती है आपके कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को। बिल्कुल बेसिक आंसर है, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है, बट पॉइंट याद है, पेपर में याद नहीं आता बैठ के खुद से बनाना, तो इसलिए याद करना जरूरी है। कौन कौन से पॉइंट है, जल्दी से, कौन कौन से चैलेंज है कॉस्ट लीडरशिप में, जो यहाँ पे पहले देखो, कोई एक चीज याद करनी पड़ेगी, या तो ये याद कर लो और इसके बेसिस पे ये बना लेना, या ये याद कर लो और ये तो आसान नहीं है, इसके बेसिस पे ये बना सकते हो, जो उधर है उसका उल्टा कर दो। वहां पे क्या चाह रहे थे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाह रहे थे, लेकिन अगर उसमें इनोवेशन आ गई तो क्या धंधा गया, तो इसका मतलब वो तो चला गया। फिर अगर कस्टमर प्रेफरेंस चेंज होगी तो गए, यस और नो। अगर कॉपी हो गया और सस्ते में कॉपी हो गया तो गया, यस। टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, ऑब्सोलीट होगी तो गई। जो मशीन मेरे आज तक बना रही थी वो टेक्नोलॉजी, वो मशीनों के अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया कि अब वो उसे डबल कैपेसिटी पे काम कर सकती हैं, और मैंने तो वो चेंज नहीं कर सकता, मैं तो ऑलरेडी लगा चुका हूँ वो सेटअप सारा, तो क्या मेरा तो चला जाएगा धंधा। कोई बंदा डबल प्रोडक्शन कर पाएगा सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी। तो वो चीज क्या करती है, आपकी कॉस्ट लीडरशिप को इफेक्ट करती है। तो इतना आसान नहीं है बनना, ये सारे रिस्क लेके चलना पड़ता है आपको। और इन्फ्लेशन तो हमेशा हाई रहेगी, मार्केट में कॉस्ट बढ़ी रही है हर चीज की, रॉ मटेरियल हो जाए चाहे लेबर हो जाए, ये भी आपको क्या करती है, इंपैक्ट करती है। क्लियर है, आंसर सिंपल है, सिर्फ पढ़ना है, रीड करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो कौन सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, पहले रिस्क, नंबर 1, पहले ये इंपॉर्टेंट है सबसे। फिर नंबर 2 कंडीशंस, फिर नंबर 3 टैक्टिक्स। लास्ट के 1.5 दिन में सबसे पहले रिस्क से पढ़ना शुरू करना है, पहले रिस्क याद करने हैं, फिर कंडीशन याद करनी है। कॉस्ट एडवांटेज याद नहीं भी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, वो नीचे केस स्टडी बाद में करेंगे, वो क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगी। आ जाओ, डिफरेंशिएशन पहले होगी खत्म, अब डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं। पहले वाले में कॉस्ट लीडर बनने थे, इसमें हम क्या बनेंगे, डिफरेंशिएटर बनेंगे। हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो मार्केट में नहीं है, पर हमारा क्या कॉस्ट फोकस रहेगा यहाँ, नहीं, बिल्कुल। अब आ जाओ, क्या कहना चाह रहा था, क्रिएटिंग यूनिक एंड वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस। आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करनी है जो बहुत अच्छे यूनिक हो, जो बहुत बढ़िया वैल्यू देती हो, ताकि आप पैसे भी ज्यादा मांग सको। इसमें वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिक और सुपीरियर। ऐसा कुछ बनाना है जो यूनिक और सुपीरियर लगे कस्टमर को, और एक डिस्टिंक्ट वैल्यू देता हो, ताकि आप क्या कर पाओ सर, आप कमांड कर पाओ प्रीमियम प्राइस। मतलब आप कुछ ऐसा पैसा मांगना चाहते हो जो थोड़ा ज्यादा भी है, आप मांग सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, सर इसके अंदर डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, क्वालिटी बहुत हाई है, सर्विसेज बहुत हमारी सुपीरियर है, हमारी वारंटी सुपीरियर, जो सर्विसेज है वो हमारी बहुत अच्छी हैं, हम आफ्टर सेल सर्विसेज में ध्यान रखते हैं, हम रिस्पॉन्स 24 घंटे में करते हैं। ये जो सारी चीजें होती हैं क्या होती हैं, कमांड प्रीमियम प्राइसेस मांगने का तरीका है। और लास्ट में ब्रांड लॉयल्टी, कि सर हमारा ब्रांड इतना रेप्यूटेड है, इतना स्ट्रांग है, आप मार्केट में किसी भी पूछ ले, हमारे हमारी ब्रांड की अलग ही लेवल पे क्या है, एक अच्छी लॉयल्टी बनी हुई है, तो इसकी वजह से हमारा प्राइस थोड़ा सा क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्लियर। सर अब आता है वही स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग डिफरेंशिएशन, कैसे अचीव करेंगे डिफरेंशिएशन हम, क्या इनोवेशन एंड डिजाइन करके अचीव कर सकते हैं,
ये वो मैंने पॉइंट लिखे जो तुम्हें पेपर में याद खुद से आ सकते हैं। ये तो वो है जहां पे तुम्हें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिर्फ डिफरेंशिएशन कैसे हो सकती है, तो क्या मैं इनोवेट करता तो डिफरेंशिएट हो जाऊंगा, R&D पे खर्चा कर लूंगा। कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए डिफरेंशिएशन होती है कि कस्टमर को एक्सपीरियंस ही ऐसा चाहिए कि भाई मुझे कुछ नया चाहिए, तो क्या मेरे को डिफरेंशिएशन के लिए मिल रहा है काम, मिल रहा है काम। तो स्ट्रेटेजीज क्या है मेरी, पहला ये तो हम याद हो जाएंगे, ये वाले पढ़ लेते हैं, सुपीरियर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेटेजी कैसे अचीव कर सकते हो डिफरेंशिएशन, अगर मैं एक बढ़िया क्वालिटी दूंगा और अच्छी परफॉर्मेंस से फोकस करूंगा तो मैं मिल जाऊंगा। मतलब मुझे क्राफ्टमैनशिप चाहिए एक नंबर की, कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना के दे जो ड्यूरेबल हो, रिलायबल हो, क्राफ्टमैनशिप बहुत स्ट्रांग हो, उसके अंदर डिजाइन बहुत अच्छा हो, तो मैं कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन अचीव कर लेता हूँ। फिर ब्रांड इमेज एंड रेप्यूटेशन, मेरे को इतना पावरफुल ब्रांड बनाना है कि लोग उस पर ट्रस्ट करें, मेरा इमोशनल कनेक्शन उनसे जुड़ जाए। फिर यूनिक फीचर्स एंड इनोवेशन, कि मैं ऐसा कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ या ऐसा यूनिक डिजाइन दे रहा हूँ कि मैं, मेरे को क्या है, मैं डिफरेंशिएट लेके आ पा रहा हूँ जो मार्केट में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। और लास्ट में क्या है, मेरी एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज है, मतलब मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस इतना बेटर है कि मैं उनको पोस्ट सेल सपोर्ट भी करता हूँ। यस और नो। अगर आपने कोई डिफरेंशिएशन करनी है तो आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, बेटर क्वालिटी देके, कुछ नया बना के, और बेटर क्वालिटी दे सकते हो, कुछ यूनिक दे सकते हो, नया बना सकते हो, और क्या कर सकते हो अपने ब्रांड के बेसिस पे, ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना के कि लोगों को लगे भाई ये ब्रांड लेना है तो महंगा ही मिलेगा, इसने अपने आप को इतना बना रखा है। और लास्ट में क्या है, एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज देके, अगर आप पर्सनलाइज टच रखेंगे थोड़ा सा तो कस्टमर, यूजुअली पर्सनलाइज टच में हेल्प ये मिलती है कि लोग आपको वापस याद कर लेते हैं, एक पर्सनलाइजेशन हो जाती है। सीए में बहुत चीज हेल्प करती है, सीए में सबसे ज्यादा चीज हेल्प यही करती है, मतलब लोग आपको वापस याद नहीं करते। मार्केट में रेट तोड़ने वाले तो बहुत बैठे हैं जो आपसे सस्ता करके दे देंगे किसी को। सर एग्जांपल्स, कौन कौन एग्जांपल में टॉप पे कौन आता है डिफरेंशिएशन के मामले में? एप्पल, नोबडी कैन बीट हिम, इनोवेटिव डिजाइन। अब तो इनका डिजाइन मेरे को तो याद नहीं, 13 के बाद तो बदला, बट इनोवेटिव ही है, अभी भी चल रहा है। इनोवेटिव डिजाइन, सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, मतलब पता नहीं कैसे, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इकोसिस्टम। दिस इज वन ऑफ द थिंग आई रिस्पेक्ट अबाउट दैट। बाकी दोनों चीजों में मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया, मतलब इनोवेट पता नहीं, 17 बहुत इनोवेटिव आ रहा था, पता नहीं कौन सा इनोवेटिव आया। अरे लोग पता नहीं ऑरेंज कलर के फैन कैसे हो गए, मुझे ये नहीं समझ आया। चलो उसके बाद आया स्टारबक्स, भाई साहब पता नहीं कुछ किसको पसंद है इसकी कॉफी, में तो ये नहीं समझ, बस वो नाम लिख के देते हैं ना, इस वजह से कॉफी बिक रही है भाई। और कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टारबक्स की कॉफी अच्छी हो, ऐसा कोई है जो कहते मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे? कैसे चल रहे हैं ये ब्रांड? टाटा ने क्या सोचा है? तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं है टाटा ने, मतलब इतना बड़ा ब्रांड, कहीं चले जाओ ऐसे इस कॉफी से। मैं वियतनाम गया, सापा स्टेशन पहुंचा, भाई साहब किसी का इतना बड़ा बोर्ड नहीं था जिसमें इतनी मैडम जी बैठी थी बाहर निकाल के ऐसे। भाई हर जगह है, हर जगह। टिम हॉर्टन्स इतना नहीं है जितना ये स्टारबक्स पहुंच गए। प्रीमियम कॉफी एक्सपीरियंस, कभी कॉफी टेस्टी नहीं लगती इसकी, कभी। कोई गलती से भी पिला देना तो भी मूड नहीं करता कि भाई इस पर कुछ और पीना पड़ेगा, अपना खर्चा तो करना ही पड़ेगा, तेरे पहले ये पीऊंगा चाहे तू भी पिला रहा है, फिर इसका टेस्ट ठीक करने के लिए फिर खुद कुछ ना कुछ पीना पड़ेगा, इतने बुरी कॉफी है इसकी। इनवाइटिंग एमएस अच्छा आता है इनका, एंड कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, कंसिस्टेंट ही रहेगी, जब अच्छी नहीं है तो। लग्जरी ब्रांड्स, रोलेक्स, हाँ रोलेक्स इज गुड, डिफरेंशिएशन थ्रू एक्सक्लूसिविटी, ये बहुत एक्सक्लूसिव बनाते हैं। ऑर्डर वेट करनी पड़ती है, 1.5 साल बाद आपको वॉच मिलती है, कम से कम 2 साल बाद वॉच मिलती है। क्राफ्टमैनशिप हमेशा बनाते हैं, आपको कभी भी पड़ी हुई वॉच नहीं मिलती। सबसे अच्छी चीज, आपको कोई वॉच पसंद आती है तो आपके लिए बनाई जाती है। यू कैन नॉट परचेज इट ऑन द स्टोर डायरेक्टली, गो कि मुझे रोलेक्स लेनी है, लाओ दे दो, नहीं मिलेगी। आपको बोला जाएगा, आपके रिस्क का नाप लेके प्रॉपर तरीके से कितने इधर बनेंगे, कितने इधर बनेंगे, कितने डायल चाहिए, कितने मोती लगेंगे, सब कुछ लगेंगे, उस हिसाब से आपकी वॉच डिजाइन करके फिर क्राफ्टमैनशिप करके फिर आपको मिलती है। दैट इज दे विल टेक अराउंड 1.5 ईयर्स प्री ऑर्डर मिनिमम टाइम, 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है आपकी वॉच को आप तक पहुंचने में। आपको उतने पहले ऑर्डर देना पड़ता है वॉच का, रोलेक्स को। वरना जो यहाँ से मिल रही है वो सब समझ लेना, अगर कोई कल ही लेके आ गया तो सोच लेना झूठ बोल रहा है, कहेगा मैंने कल ही ली है, क्या ऐसे नहीं मिलती दादा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रीमियम है, तो इस वजह ये सारे क्या है, डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हैं। रोलेक्स अपने आप में डिफरेंशिएट है, स्टारबक्स भी है, एप्पल तो है ही है। मेरे एग्जांपल लगाते मेरे को बड़ा दुख हो रहा था। सर फिर क्या है, पोटेंशियल रिस्क, अब उसके हमने रिस्क की बात करी थी, तो इसके रिस्क की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या रिस्क होंगे, जो वहां कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या मेरा R&D पे मोटा खर्चा होने वाला है, इवन ये भी हो सकता है कि उसका रिजल्ट ना भी मिले मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क तो बहुत ज्यादा है। R&D मतलब मैं करता हूँ और हो सकता है मेरे को कुछ भी रिजल्ट ना मिले, कॉस्ट ऑफ यूनिकनेस इज एक्सीडिंग द प्राइस कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। तो कभी कभी मेरी कॉस्ट, जितनी मैं कॉस्ट R&D पे खर्च देता हूँ, उतने का तो मेरे को प्राइस रखने का मौका भी नहीं मिलता, कस्टमर के लिए वही महंगा है।
उसके ऊपर मेरी प्रोडक्शन, उसके ऊपर मेरी कस्टमर सेल सर्विसेज, उसके ऊपर मेरी प्री पोस्ट सर्विसेज, इतना कुछ होगा, लेकिन कस्टमर को तो R&D तक कॉस्ट ही महंगी लगने लग जाती है, तो वो कस्टमर तो चला ही जाएगा। तो इसलिए ये नीश कस्टमर ही लेगा जो यूनिकनेस ढूंढेगा। और सेकंड क्या है? परसीव्ड वैल्यू गैप। ये क्या कहना चाह रहे हैं? जो उन्हें प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं, उन्हें कस्टमर को ऐसा लग रहा हो सकता है कि वो उसकी वैल्यू नहीं पूरी कर कभी कभी होता है, अब स्टारबक्स है, हम दे रहे हैं पैसे हम उसके, लेकिन अब उनको खुद पूछ लो लोगों से कि भाई तुम्हें क्या लगता है कॉफी में ऐसा है जो इतनी महंगी है, उनके पास भी आंसर नहीं है। किसी भी स्टोर में जाके आप उनसे पूछ लेना, वो कहेगा सर अच्छा कुकी खा लीजिए साथ में, 130 रुपए की कुकी लो तेरी पहले। तो रिसीव्ड वैल्यू गैप, कि भाई वैल्यू गैप है। आप प्रोडक्ट चार्ज, देखो मैंने तो तुम्हें न्यूज़ो बताया था बर्गर के बारे में, उसका कोई बर्गर सस्ता नहीं है, वो इन सबसे महंगा होगा। बर्गर किंग तो मतलब बहुत ही छोटा हो गया, और कौन से अच्छे बर्गर है, कोई भी अच्छा बर्गर है सबसे महंगा है, अराउंड 650 के आसपास का कॉस्ट करता है उसको सिंगल बर्गर, 650 670। ऐसा नहीं कि वो सस्ता है, पर वो वैल्यू दे रहा है। उसको खर्चने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा बर्गर ही नहीं खत्म होता। मैंने यहां से 8 सेक्टर से लिया था, मैं डेरा बस्सी के टोल पे पहुंच गया था, बर्गर चल रहा था, बिकॉज वो वैल्यू दे रहा है। आई एम हैप्पी टू पे, बट यू गिव मी द राइट वैल्यू फॉर इट। ट्रिपल लेयर पैटी लगा रखी है उसने, ट्रिपल चीज लगा रखा है, मजा ही आ जाए, मतलब सोच के ही फील आ जाए लिखा। और उसके आप दुकान के बाद चले जाना, उसने प्रिंट आउट निकलवा के लगा रखे, बोर्ड तक नहीं लगा रखा। जिस बंदे के पास प्रोडक्ट होता है ना, उसको जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, कुछ नहीं लगा रखा उसने, ऐसे एक प्रिंट करके उस पर लिखा हुआ है बस बर्गर का नाम, ये मेरे पास वेज में एक, ये 2 वेज नॉन वेज में, बस 6 7 ऑप्शन लेके बैठा है और कुछ नहीं। स्टारबक्स को इतनी लाइटिंग करनी पड़ती है, AC लगाने पड़ते हैं। तो वैल्यू गैप है भाई, बहुत तगड़ा वैल्यू गैप है। टीम हॉर्टन्स भी अपने आप में बहुत तगड़ा वैल्यू गैप है। ईज ऑफ ईज ऑफ कैसे आएगा ये डिफरेंशिएशन में? पोटेंशियल रिस्क कैसे है? आपने कुछ बहुत तगड़ा बनाया, बहुत यूनिक बनाया, और कॉपी हो गया और सस्ता मिलने लग गया, जैसे रोलेक्स मिल रही है। वो तो डिफरेंशिएशन के दम पे खड़े हैं मार्केट में, पर सस्ता मिल नहीं रही क्या? किसी भी दुकान पे चले जाओ, रोलेक्स अवेलेबल होगी, चंडीगढ़ की एनी शॉप यू गो, ऐसा रोलेक्स दिखा दूं? मैं कहा, भाई देखी है बस, तो तू दिखाएगा उसका नहीं पता होगी कि नहीं। किसी भी आप मार्केट शॉप में चले जाना, आपको रोलेक्स मिल जाएगी। अरमानी तो ऐसे बिक रहा होता है जैसे सर 100 रुपए में ले जाओगे, कैसे कहेगा सर ये साथ में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। अब हो सकता है आपने कुछ बहुत यूनिक बनाया, बट जरूरी तो नहीं है ना कि कस्टमर की प्रेफरेंस कभी बदलेगी ही नहीं। कस्टमर माइट प्रेफर टू चेंज, बट इज द यूनिक टुडे मे बिकम ऑब्सोलीट एज मार्केट ट्रेंड्स इवॉल्व। मार्केट बदलती रहती है तो कस्टमर ही बदलता रहता है। तो कौन कौन से हो गए सर हमारे रिस्क डिफरेंशिएशन में? हम, मेरा खर्चा बहुत ज्यादा लगता है हमेशा, मेरी हाई कॉस्ट रहती है। दूसरा, मेरा वैल्यू गैप नहीं पूरा होता, कभी कभी जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ उसकी मैं उतनी वैल्यू नहीं कर पाता जितने का मेरा खर्चा लग जाता है। तीसरा, ईज ऑफ इमिटेशन, अगर मैंने कर भी ली उसके बाद वो कॉपी हो गया और उसमें कुछ यूनिक नहीं बचा तो भी मेरे प्रोडक्ट को उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। और लास्ट, चौथा, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। अब इसी में से एक पॉइंट है, अगर उसे फोकस डिफरेंशिएशन में कर दूं तो बताना क्या चीज होगी जो एलिमिनेट हो जाएगी? हाई कॉस्ट तो लगेगी फोकस डिफरेंशिएशन में भी, पैसा तो लगा, R&D तो लगेगा ही, डिफरेंशिएशन हो रही है तो R&D तो लगेगी। ऐसी कौन सी चीज है जो फोकस के अंदर आते ही उसका इंपैक्ट इन वाले रिस्क में रिस्क नहीं रहेगा? माय क्वेश्चन इज दिस। इमिटेशन का? यस, क्योंकि मुझे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, तू कॉपी बना भी ले, मेरा फोकस ही उस कस्टमर के ऊपर है जो सिर्फ ओरिजिनल लेते हैं। यस और नो? और तो कोई डिफरेंस ही नहीं है मेरा तो। देखो फर्क किसको पड़ रहा है? फर्क तो उस बंदे को पड़ रहा है डिफरेंशिएशन का जो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसका फोकस नहीं है सिर्फ वो कह रहा है मुझे कोई डिफरेंट बनाना है, मार्केट में रहना भी है। लेकिन अगर हम बड़े ब्रांड्स की बात करें, रोलेक्स को फर्क थोड़ी पड़ रहा है कॉपी बन रही है तो, वो तो कह रहा है मेरी अभी भी वेटिंग 1.5 साल ही है जी। अगर उसे फर्क पड़ रहा होता तो वो 6 महीने में देना शुरू कर देता ताकि ज्यादा ऑर्डर आए, सोचो। पर उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो क्या है? फोकस डिफरेंशिएशन। वो कहता है मेरे को साल की क्लाइंट ही 4 चाहिए, आई एम हैप्पी, मैंने बेचनी नहीं है 2.5 करोड़ से कम की घड़ी। सिंपल सी बात है। वो तो उसका तो फोकस ही अलग है। तो अगर उसका फोकस अलग होगा, वो देख लो हमारे पांड्या भाई साहब को, घड़ी हुई कलेक्शन कलेक्शन में पता नहीं कितनी पाकिस्तानी आ जाए, जितना उनको पीछे ले पैसा मिलता उतने की तो घड़ी पा लेता है अगला। 70 CR की तो लास्ट पाई थी उसने।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 70 सीआर की लेने वाला बंदा उनकी क्या है, वो डिफरेंशिएशन है। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि फोकस डिफरेंशिएशन में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है, कैसा है, आई डोंट केयर। ठीक है, क्लियर? आ जाओ जी, खत्म करते हैं फोकस को भी। 325 तक बोला था ना उन्होंने। सर फोकस जेनरिक स्ट्रेटेजी में फोकस स्ट्रेटेजी क्या है? फोकस में दोनों आती है, कॉस्ट भी डिफरेंशिएशन भी। यस, आगे। कंसंट्रेटिंग ऑन अ डिस्टिंक्ट नीश, द एसेंस ऑफ फोकस, मतलब क्या है, मेरे डिस्टिंक्ट नीश पे फोकस कर रहा हूं मैं, सारों पे फोकस नहीं कर रहा हूं। एक मेरी डिफरेंशिएशन भी है, उसके अंदर भी मेरा क्लाइंट पे भी एक नीश मार्केट पे फोकस है, मतलब बहुत ही कम लोग जो ये चीज को प्रेफर करेंगे, ताकि मेरा प्राइस भी हायर रहे और मैं अच्छा खासा भी ले पाऊं। पर ये दोनों में काम करेगा, कैसे करेगा देखते हैं। The focus strategy is where a firm concentrates its efforts on serving a specific narrow competitive segment. बहुत ही नैरो छोटी सी सेगमेंट होगी, अलग सी सेगमेंट होगी। द नीश कैन बी डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर बायर ग्रुप, एक पर्टिकुलर बायर ग्रुप होगा मेरा। मार्क करते जाएंगे वर्ड्स को जल्दी जल्दी। कौन कौन सा होगा सर? एक तो ये तो मार्क ऑलरेडी है ही है। पर्टिकुलर बायर ग्रुप, मेरा एक पर्टिकुलर बायर ग्रुप होगा, सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, उस प्रोडक्ट लाइन का एक पर्टिकुलर बायर ग्रुप होगा, और अ जियोग्राफिक मार्केट, या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन वाली मार्केट होगी कि ये प्रोडक्ट इसी लोकेशन के लिए बना है, यहीं पे चलता है। जैसे पहाड़ों के लिए कुछ चीजें बनी होती हैं, वहीं पे चलती हैं। फिर क्या है? द कोर आइडिया इज टू अचीव कंपिटिटिव एडवांटेज बाय टेलरिंग स्ट्रेटेजी। कोर आइडिया क्या है? मुझे कंपिटिटिव एडवांटेज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाऊं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेलर करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। कैसे करनी पड़ेगी? टू द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द फोकस सेगमेंट मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट वाले लोगों की नीड है, जो मार्केट में नीड आ रही है कुछ लोगों को लेके, और वो कह रहे हैं हम उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे करने को भी रेडी हैं, और वो एक ही सेट ऑफ पीपल, एक ही सेट ऑफ ग्रुप होगा, उनके लिए अगर मैं कुछ करता हूं तो वो क्या होती है? फोकस स्ट्रेटेजी होती है। क्लियर? चलिए आगे क्या कह रहा है? कॉस्ट फोकस, लो कॉस्ट विद इन अ नीश, मतलब मैं कॉस्ट पे फोकस भी रखना चाहता हूं और मेरे बायर भी नीश है। इसका मतलब क्या है सर? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अचीव द लोएस्ट कॉस्ट पोजीशन फॉर द चोजन नैरो टारगेट सेगमेंट सर्विंग द नीश मोर चीपली देन द राइवल्स। मतलब मैं उस नीश मार्केट में भी सबसे सस्ता हूं। मैं क्लियर? मैं उस नीश मार्केट में भी ऐसा तो नहीं है कि मैं कल्ला होऊंगा, उस नीश मार्केट में भी कंपटीशन होगा नीश नीश के बीच में। बड़ी गाड़ियों में बात करें तो ऐसा नहीं है कि फरारी के साथ की टक्कर की और गाड़ियां नहीं है, बुगाटी भी है, बहुत सारी गाड़ी हैं जो उस रेंज में आती हैं, उनके आपस में भी कंपटीशन है। तो उसमें मेरे को सबसे सस्ता होना है। कि अगर कोई बोले कि मुझे प्रीमियम गाड़ियों की रेंज में चाहिए, मेरा बजट है ठीक ठाक, मुझे प्रीमियम गाड़ी चाहिए, तो वो कहेगा भाई एक ही कंपनी है जिसकी प्रीमियम गाड़ी 5 करोड़ से शुरू हो जाती है, बाकी सबकी तो 7 साढ़े 7 करोड़ से है। तो मैं उस वाली मार्केट का क्या फोकस कॉस्ट लीडरशिप हूँ? यस और नो? यस, तो वो यही कहता है, तो कॉस्ट लीडर बनना है मुझे, मेरे पर उसी नीश मार्केट में बनना है, तो बन सकते हो आप। की कैरेक्टरिस्टिक, फोकस ऑन द कॉस्ट एडवांटेज यूनिक टू द नीश, मतलब जो आपकी नीश है उसकी यूनिक में आपको कॉस्ट एडवांटेज रखनी। एग्जांपल, सिंपलर कस्टमर नीड्स, रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब आप किसी और तरीके से अपना खर्चा सेव कर सकते हो कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, या कस्टमर की नीड ज्यादा सिंपल है जिसको आप सर्व कर पा रहे हो फिर भी और मार्केट से कम रेट में। एंड रिक्वायर्स रिगरस सेगमेंट स्पेसिफिक कॉस्ट कंट्रोल, कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने कुछ कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर पाओगे? नीश मार्केट में अपने आप को लोएस्ट कॉस्ट पे लेके आ पाओगे। एग्जांपल, अ रीजनल एयरलाइन ऑफरिंग नो फ्रिल सर्विस ऑन स्पेसिफिक लो डिमांड रूट्स। क्या मतलब है सर इसका? एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो कोई बस। कोई एयरलाइन है जो छोटे डिस्टेंस के लिए सर्विस नहीं दे रही खाने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। या एंटरटेनमेंट सर्विस कोई नहीं दे रहे हो। हम सब में से किसी ने बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया होगा, आएगा टाइम आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे खुद को मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं करना है। वक्त आता है फिर बैक टू बैक लगते हैं बिजनेस टूर्स, ठीक है? तो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप कभी भी बिजनेस क्लास में देखेंगे तो काफी सारी एयरलाइंस के अंदर बिजनेस क्लास में भी दो कैटेगरीज है। एक बिजनेस क्लास की कैटेगरीज है जिसमें लेविश कैबिन्स मिलते हैं, एक बिजनेस की कैटेगरी जिसमें कैबिन्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो लेविश है एज कंपेयर टू द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी प्लस आता है, उससे आगे बिजनेस क्लास के कैबिन वो आते हैं, नॉर्मल सीट्स आती है, उसके आगे उसके कैबिन्स आते हैं। उसके अंदर तो आप मतलब घुस जाओ तो वो कमरा ही है, और वो लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं जब 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट्स लेनी है, तो यूजुअली पीपल फील रहा है कि भाई मुझे तो ये वाले कैबिन्स में चाहिए, मैं सो सकता हूँ लेट सकता हूँ, घर की तरह कमरा है पूरा का पूरा फ्लाइट के अंदर। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उस वाले केस में अगर आप क्या कर दो, उस वाले केस में अगर आपको नीश होना है तो क्या कर सकते हो? सोचो। मैंने आपको बता दी सिचुएशन। चार तरह की चीजें हैं। अगर मेरे को उसमें कॉस्ट लीडर बनना है, वो नीश है, ऑब्वियसली बिजनेस क्लास में वो उसकी टिकट होगी अराउंड 12-13 लाख रुपए के आसपास, वो कमरे की। वैसे 4-5 लाख के आसपास हो जाती है, 7-8 लाख के आसपास बिजनेस क्लास की।
बड़ी फ्लाइट की बात करें, मतलब 16 18 20 घंटे की फ्लाइट हो तो। और मेरे को उसमें कॉस्ट लीडर बनना है, मुझे उसमें नीश में आना है, मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। एमआर पूरी मेरी दुबई वाली है, इतिहाद मान लो चलो, एयरलाइंस। फिर उसको कॉस्ट लीडर बनने कैसे बनेंगे? एनीबडी? क्या कर सकते हैं हम कि मैं अलग भी बन जाऊं, कॉस्ट भी दे दूं? नहीं। हाँ हाँ, क्या कर सकता है एयरलाइंस? कुछ सबसे एक्स्ट्रा या कम कर सकता है कुछ भी अपनी तरीके से। अब मान लो मैं कहूँ जो कैबिन्स के अंदर जो सुविधा मिलती है उसके 50% सुविधा उसके पीछे वाले कैबिन वालों को भी मिलेगी। आपको सोने को नहीं मिल सकता क्योंकि बेड नहीं है जी। उसके अलावा आपको जो चाहिए आपको वैसा का वैसा मिलेगा जैसा मिलेगा। उसकी जो कॉस्ट है वो किसी कोई एयरलाइन मैच ही नहीं कर सकती। तो उसमें क्या है, ये जो कह रहा है नो फ्रिल सर्विसेज, ये किस भी कैटेगरी में आते हैं? फ्रिल सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं कि आपको अपने हिसाब से एयरलाइन मॉडिफाई करते हैं। आपको पता है एयरलाइन की टिकट वैसे सबसे कम होती है। एयरलाइन की टिकट प्राइस तो बहुत कम होता है, टैक्सेस होते हैं सिर्फ। हैव यू एवर सीन एयरलाइन का? कभी आपने एक्चुअली में टिकट खरीदने के बाद टिकट देखी है? कभी टिकट देखना, जो उसकी बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट होती है, कभी उसको अच्छे तरीके से 5 मिनट लगा के देखोगे। जैसे अभी मैंने वियतनाम की टिकट करी थी तो उनकी टिकट की कॉस्ट शायद 1000 रुपए थी इंडियन रुपीज में, 1000 रुपीज। 96.96.23% सिर्फ टैक्सेस थे। टिकट का कॉस्ट था 4% के आसपास ओवरऑल अमाउंट के। तो अगर आपकी 20,000 की भी हो रही है तो 800 850 रुपए के आसपास की टिकट प्राइस होगी आपकी। बाकी सब टैक्सेस होते हैं, एयरलाइन टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये वाला सर्विस चार्ज, वो वाला सर्विस चार्ज, सब कुछ वो मिला के बना दिया थी। वो थी फ्रिल सर्विसेज। उसमें आपको बेनिफिट देने का मौका एयरलाइन के पास है हमेशा, चाहे तो कुछ एयरलाइंस बहुत अच्छी हैं, वो कहती हैं आपको फ्री सर्विसेज का बेनिफिट हम कॉस्ट प्राइस नहीं दे सकते, लेकिन आप जब हमारी फ्लाइट में आओगे तब आपको खाना पीना सब कुछ फ्री मिलेगा। कुछ के पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको लेना पड़ता है टिकट के साथ में। तो ये फ्रिल सर्विसेज बेनिफिट्स होते हैं। तो ये क्या है, ये तब आता है जब आप नीश बनना चाहते हो। तो ये शुरू करा था ये भाई साहब ने जो बंद हो गई हमारी। कौन सी बंद हो गई है? किंगफिशर तो बहुत पहले बंद हो गई थी। अभी कौन सी बंद हुई है? जेट एयर। और एक अच्छी फ्लाइट थी जो बंद हो गई, विस्तारा। विस्तारा नहीं उड़ता अब भाई, सोवर। अब इंडिगो इंडिगो रह गया इंडिया में बस। और एयर इंडिया, एयर इंडिया के नाम तो तुम्हें पता ही है, फियर ऑफ गॉड है वो। आप अपनी किस्मत पे बैठे हैं। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वरना। तो उन्होंने सर्विसेज शुरू करी थी विस्तारा ने, कार्ड से बहुत बेनिफिट दिए। विस्तारा का कार्ड भी आता है, सुना होगा आप लोगों ने। विस्तारा कार्ड पे एक बिजनेस क्लास की टिकट फ्री दे रहा था इतने अमाउंट की स्पेंडिंग पे। वो चल तो अच्छा रहा था, लोग बड़े फायदे भी उठा रहे थे उसके, फिर ठप हो गई क्योंकि इतने ज्यादा फ्री सर्विसेज ऑफर कर दी कि कॉस्ट ही मैनेज नहीं कर पाए। उनको चाहिए क्या था, वो कॉस्ट फोकस होना चाह रहे थे। वो ऐसा चाह रहे थे कि हम वो सर्विसेज दे जो और नहीं दे सकता और उसी कॉस्ट में दे दें। तो उन्होंने बोला एक बिजनेस क्लास का बंदा टिकट लेगा 3 लाख की, तो एक बिजनेस क्लास की टिकट फ्री कर देंगे उस कार्ड पे। उतनी अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन कार्ड होना चाहिए, इतने पॉइंट कलेक्ट करके लेके आने हैं, जो भी कार्ड्स की टर्म्स थी वो मानो उसको करना पड़ेगा, पर उसके भी कर देंगे। देख लो क्या हुआ, खत्म हो गई। एयरलाइंस ही नहीं है आप, क्योंकि वो कॉस्ट ही बियर नहीं कर पाए। वो अपने ऊपर खर्चा ले रहे थे ले रहे थे ले रहे थे, एक अमाउंट के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। बेनिफिट ले गए थे तो लोगों ने लेना बंद कर दिया। जब आपने उन्होंने कॉस्ट मना करा कि अब हम और बेनिफिट नहीं देंगे, तो लोगों ने फिर विस्तारा को चूज करना बंद कर दिया कि फिर हम महंगी फ्लाइट क्यों ले, फिर हम इंडिगो में नहीं चले जाएंगे। इंडिगो की एक गारंटी तो है कि पहुंचा देगी। इंडिगो की एक गारंटी जरूर है, इंडिगो और मामले में अच्छी हो ना हो, पर इंडिगो ये है कि भाई वो पहुंचा देगी। 4 घंटे लेट हो, 2 घंटे लेट हो, पर आपकी डेस्टिनेशन आपके ऊपर पहुंचाएगी। ये इंडिगो सर्व करके जाते हैं, कहते हैं हम पहुंचा देंगे जी। ठीक है, तो क्या है सर हमारा कॉस्ट लीडरशिप में जब मुझे फोकस में आना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे कॉस्ट एडवांटेज पे खेलना पड़ेगा। उसी नीश लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जहां पे मैं अपनी कुछ ना कुछ किसी तरीके से बस कॉस्ट को उतना रिड्यूस कर दूं कि मैं उस मार्केट नीश कस्टमर के लिए बना भी रहूं, इंपॉर्टेंट भी रहूं, फोकस भी रहूं, मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट भी रहे, लेकिन स्टिल मेरे को क्या मिल जाए, कॉस्ट लीडरशिप का बेनिफिट का मौका मिल जाए। क्लियर है? लास्ट इस तरह क्या है जी, डिफरेंशिएशन फोकस यूनिक विद इन अ नीश। अब उधर हमने कॉस्ट लीडर पढ़ा था, यहां पे डिफरेंशिएशन फोकस की बात करते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, जल्दी जल्दी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा?
कोई डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बनाना, राइट, उसी किसी नैरो सेगमेंट के लिए, ताकि आप क्या चार्ज कर पाओ, प्रीमियम प्राइस। यही करना है हमें, यही चाह रहे थे हम। फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएंगे और डिलीवरी मेथड ऐसा देंगे जहां पे स्पेशलाइज कुछ फीचर होंगे, कोई सुपीरियर क्वालिटी होगी, या कोई एक्सेप्शनली सर्विस दे देंगे उनको जो कोई और नहीं देता होगा। जैसे ये शुरू करी थी कि सर हम आके इंस्टॉल करेंगे, पूरे हम सेटअप करके जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे। ये जब शुरू हुआ था तभी सुपीरियर क्वालिटी और एक्सेप्शनल सर्विसेज में शुरू हुआ था कि सर सारा का सारा सेटअप हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है घर पे, आप बस हमारे को ऑर्डर करिए, बाकी आपको सिर्फ चलाने का काम करना है। ठीक है ना। तो ऐसे इसी एरियाज में क्या हुआ था, ये डिफरेंशिएशन था, एक्सेप्शनल सर्विसेज आप ऑफर करने लगे थे। एग्जांपल्स, अ बुटीक होटल चेन कैटरिंग एक्सक्लूसिवली टू अल्ट्रा लग्जरी ट्रैवलर्स विद हाईली पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। मतलब अगर आप कहते हो कि सर आपके अकॉर्डिंगली ही आप जैसा कहेंगे वैसा हम आपको पूरा बिल्ला तैयार करके दे देंगे। एयरबीएनबीज में यूजुअली ऐसा होता है कि आप जैसा बोलेंगे वही बंदा कहता है सर हम तो ट्रैवलर्स हैं, हमारी ट्रैवलर प्रेफरेंसेज हैं, उसके हिसाब से हमें चीजें चाहिए। वहां पे एक मैकेनिक हाउस खुला हो, आप यहाँ से काजा की तरफ जाएं, स्पीति की तरफ जाएंगे, वहां पे आपको ये मिलते हैं बुटीक चेन होटल्स। एनीबडी वेंट टू स्पीति एवर? ओके, बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब मैं वियतनाम वगैरह सारे पहाड़ देख आया हूँ, स्पीति स्पीति है भाई अभी भी। अगर आप लोगों को नहीं जाने का मौका मिला, स्पीति 2 बार हुआ था, बहुत प्यार है। मतलब वहाँ हर तरह के पहाड़ हैं। आप जैसे काजा और इधर की तरफ चलते हो, यू विल फाइंड रेड, यू विल फाइंड ग्रीन, यू विल फाइंड ब्राउन, यू विल फाइंड ब्लैक। हर तरह के माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं स्विच ओवर में। उससे ज्यादा सुंदर मेरे को नहीं और मैंने कोई देखा है ऐसा एरिया जहाँ पे चारों एक ही एरियाज में अवेलेबल हो। तो वहां जाना, तो वहां पे आपको देखिए वहां पे कुछ ऐसे होटल्स बने हैं जो 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 उन्होंने खोले, जिन जो ट्रेवलर्स हैं, उन ट्रेवलर्स ने होटल ही ऐसे बनाया है कि उसके साथ में मैकेनिक शॉप मिलेगी, ताकि आपको जब आप जो लोग ट्रेवलर्स आते हैं उनको क्या चाहिए होता है, क्योंकि बाइक की छोटी छोटी सर्विस चाहिए। इतने टाइम से कोई बैंगलोर से चलता हुआ आ रहा है, कोई मुंबई से चलता हुआ आ रहा है बाइक रूट पे, तो उनको चाहिए भाई वो मेरी सर्विस कर दे, बाइक इतने टाइम से चल रही है, हमारे को ऑयलिंग चाहिए, प्रॉपर तरीके से चेक कर ले ब्रेक्स एंड ऑल सब कुछ सही है या नहीं है। तो वो उन्होंने वहां पे स्पेसिफिक रख रखे हैं आपकी उसी के लिए। जब हम गए थे हम भी उसी में रुके थे क्योंकि हमें बाइक लेनी थी वहां से, तो वहां पे वो पूरा सुबह सुबह आपको प्रॉपर बाइक रेडी करके, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके प्रॉपर रेडी करके आपके लिए रख के देते हैं, और उससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, आपने जो रूम रेंट पे किया होता है उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। और उसके इंक्लूडेड, और उनका सबसे दूसरा अच्छा बेनिफिट, दे डोंट चार्ज मच फॉर द रूम्स, क्योंकि वो ट्रैवलर बंदा 30 35 40 दिन के टूर पे आया हुआ है जो बेंगलोर से चला हुआ है। अब वो अगर हर जगह पे 5 5 हजार का कमरा लेने लग जाएगा तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। तो दे चार्ज यू अराउंड 900 1000 1200, दैट्स इट। और A क्लास रूम्स, प्रॉपर एसी, बंकर बेड्स होते हैं, दूसरे बेड्स आई थिंक पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं हमारे वाले में थे या नहीं थे, बट बंकर बेड्स होते हैं। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि उन्होंने क्या दे रखा है, दे पर्सनलाइज सर्विसेज दे आर ऑफरिंग। आप, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बना है जो ट्रेवलर्स हैं, कोई और जाके रुकना चाहता है रुक सकता है, मना नहीं है, लेकिन जिसको वो सर्विस चाहिए वो क्या करेगा, वही चूज करेगा। क्लियर है? याद रख लेना, कोई एग्जांपल तो याद रख लेना मेरा। चलो सर, बेनिफिट्स और पिटफॉल्स एंड डन। क्या बेनिफिट्स होंगे अगर मैं फोकस करके फोकस पे जाना चाहता हूं, तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप या फिर फोकस डिफरेंशिएशन में जाना चाहता हूं, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स? बताइए बताइए बताइए। क्या मेरे जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहेंगे मेरे साथ? जो नीश वाले लोग हैं उनको वही चीज चाहिए, वो मैं सर्विस भी कर रहा हूँ, पर्सनलाइज सर्विस भी दे रहा हूँ, विल दे बी लॉयल टू मी इफ आई प्रोवाइड देम प्रॉपर सर्विसेज? यस। क्या मेरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? और लोग मतलब जो छोटे मोटे प्लेयर हैं उनसे कंपटीशन, उनसे कंपटीशन नहीं रहेगा, तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश के लोगों के ऊपर ही सर्च करूंगा, उन्हीं के ऊपर R&D करूंगा, तो क्या मैं उनको बेटर जान पाऊंगा? ठीक है ना। और जितनी छोटी से छोटी चीज मैं उनके बारे में जान सकता हूँ, जो उन्हें कस्टमर यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, क्या मैं उन्हें डिलीवर कर पाऊंगा? ठीक है, तो मैं वो सारा कुछ दे सकता हूँ। फिर क्या है, रिड्यूस डायरेक्ट कंपटीशन कम हो रहा है मेरा, फोकस में आ रहा हूं तो पिछले वाले तो सारे खत्म, कंपटीशन वाले बंदे उड़ गए, तो रिड्यूस हो गया कंपटीशन मेरा ब्रॉड प्लेयर से। यस। क्या मैं हायर प्राइस चार्ज करता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी हायर ही होता होगा? भाई इतनी ब्रांड लॉयल्टी बनाई है, उसकी गुडविल का पैसा तो खाऊंगा, गुडविल का पैसा तो हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में थोड़ी आता है वो। यस और नो? रोलेक्स का कोई, रोलेक्स की घड़ी थोड़ी 2.5 करोड़ की बनती होगी, घड़ी तो घड़ी के प्राइस में ही बनती होगी, और सब कुछ एक्सक्लूसिव भी लगाता होगा तो शायद 1.5 करोड़ की बनती होगी, पर कहीं ना कहीं 1 करोड़ तो उसके अपने रोलेक्स के ब्रांड नेम के है कि नहीं है? गाड़ियों में भी ऐसा ही है। फिर उसके बाद क्रिएट सिग्निफिकेंट बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स। तो क्या न्यू एंट्रेंट्स का आना मुश्किल है निश मार्केट में? बहुत ज्यादा आपको प्रीमियम चाहिए, ब्रांड बनाना पड़ेगा, वेरी हार्ड, नॉट फॉर इजी फॉर एवरीबॉडी टू हैव दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये क्या हो गए हमारे बेनिफिट्स हो गए। अब पिटफॉल्स, क्या मेरे ग्रोथ पोटेंशियल पे कंस्ट्रेंट आ जाता है, क्योंकि वो नीश कस्टमर कितना बढ़ेंगे, कितने ज्यादा होंगे मुझे नहीं पता, हो सकते कम ही रहे। फिर और अगर उनका टेस्ट बदल गया तो एकदम से मुझे शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक, उसको जेनरिक भी नहीं कर पाऊंगा। फिर
क्या रिस्क है इसमें फिर भी इमिटेशन का? अभी हम यूजुअली बंदे आजकल बिजनेस क्या देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है जिसकी कॉपी नहीं बन रही, लोग उसी की कॉपी बनाना चाह रहे हैं ताकि हम जल्दी मार्केट में अपने आप का नाम बना पाए कि भाई ये इस प्रोडक्ट की भी कॉपी देता है। पहले बड़ा, जब आज से आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, रॉल्फ लॉरेन की कॉपी नहीं आती थी। लोग ये कह के बेचते थे कि यार भाई रॉल्फ लॉरेन है, इसकी कॉपी तो बनती नहीं है, इसका मतलब जिस भी दुकान पे बैठा है वो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ओरिजिनल होगा। उसके स्वेटर्स आते थे, उसकी जैकेट आती थी ठंड में, तो वो कॉपी बनती ही नहीं थी। आज हर गली गली में बिक रहा है। 4 साल के अंदर अंदर RL किसी भी दुकान से जाके ले लेना, वो तुम्हारे को देगा ये रहा देखो जी बैठा है आपके इस पे घोड़े के ऊपर। ठीक है ना? तो वो 4 साल पहले उनकी बात ही वो थी कि वो कहते थे कॉपी बना ही नहीं सकता हमारी कोई, हम इतना प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड नाउ इट इज अवेलेबल। चाइना तो वैसे ही किसी से पीछे नहीं है इस मामले में, तो आ रहे हैं प्रोडक्ट। और लास्ट में टक इन द नीश। अगर आप नीश वाला काम करते हो तो आप नीश के होके ही रह जाओगे। यस। और आपको अडेप्ट करना क्या हो जाता है, स्ट्रगल हो जाती है। अगर आपको मार्केट में चेंजेस आते हैं, अडेप्ट करना पड़े, तो आप नहीं कर पाते क्योंकि आपने वही कस्टमर को रीड किया होता है, उसी पे सारा सारा टाइम लगाया होता है, तो आपको नॉर्मल मार्केट बिहेवियर समझने में मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या है सर हमारे, इस पे आएंगे चार्ट पे, खत्म करते हैं, समअप करते हैं। आ जाओ जल्दी से, 1 मिनट लगेगा बस पूरा। इस वाले चार्ट पे जो हमने पढ़ लिया, अब देखो किस तरीके से काम करता है। सर क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेप्स हैं टू चूज करने के लिए राइट जेनरिक स्ट्रेटेजी, कि किस तरीके से आप स्टेप, कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें आप राइट जेनरिक स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे कि मेरे लिए राइट कौन सी है। ओवरऑल पूछा जा रहा है, आपने पूरे बिजनेस में अगर पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन कि स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कंडक्ट करते हो, पेज लगता है ओवरऑल देखने के लिए। वैसे कौन सा ले सकते हैं हम बिजनेस के ऊपर, स्वॉट एनालिसिस। फिर वो से कहां सी कहानी कहां जाती है, 5 फोर्सेस एनालिसिस के ऊपर। और उसके बाद कहानी कहां जाती है, कंपेयर करेंगे हम उसको किसको, स्वॉट एनालिसिस में जो हमारे स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आई हैं, और जो हमारा पीटर के अंदर उसने हमारे कॉम्पिटिटिवली क्या बताई। नहीं नहीं नहीं, 5 फोर्सेस एनालिसिस। 5 फोर्सेस एनालिसिस से भी मेरे पास क्या आएगा, कहां कहां पे मेरे सब्स्टिट्यूट का थ्रेट है, कहां पे बाय का आएगा या नहीं आएगा। यस और नो। पहले मैंने क्या लगाया, स्वॉट लगाया। उसके बाद क्या बढ़ा आगे मैं, 5 फोर्सेस मॉडल पे। मुझे कंपटीटर के बारे में जानना था कि बार्गेनिंग पावर कैसी है, थ्रेट कौन से है, राइवलरी में कौन बैठा है, ये सब जान लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से कि भाई मेरे को कहां पे स्टैंड करना है। जैसे ही मुझे ये पता चलता है, उसके बाद मैं क्या करने जाता हूँ, मैं फिर पोर्टर को कहता हूँ भाई मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने समझ गया मैं कि मैं कहां स्टैंड करता हूँ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे और मार्केट का बिहेवियर। क्या फोर्सेस का 5 फोर्सेस मॉडल मार्केट बिहेवियर समझाता है, मार्केट बिहेवियर समझा रहा है वो, इंडस्ट्री बिहेवियर, राइवलरी कौन है तेरी, सप्लायर्स की कितनी पावर है, बायर की कितनी पावर है, न्यू एंट्रेंट कौन आ सकते हैं, तेरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन है। क्या मुझे इंडस्ट्री समझा रहा है पीटर पोर्टर, यस और नो। इतना लो आंसर नहीं चाहिए, समझा रहा है कि नहीं समझा रहा, मतलब मुझे इंडस्ट्री एनालिसिस करके दे रहा है। स्वॉट एनालिसिस से मैंने अपना एनालिसिस कर लिया, पोर्टर को लगा के मैंने इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लिया, दोनों को कंपेयर करा। क्यों? क्योंकि मुझे जानना था कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में जो है और इंडस्ट्री कहां पे स्टैंड आउट करती है, जहां मैं अपनी स्ट्रेंथ और कौन सी स्ट्रेटेजी ढूंढ लूं, S+O, कि मेरे को ऐसी कोई मिल जाए जहां पे अपॉर्चुनिटी और मेरी स्ट्रेंथ हो। ऐसा ढूंढना चाह रहा था। ढूंढते ढूंढते मैंने कहा कि भाई पोर्टर मैंने लगा लिए दोनों, अब मुझे बता। वो कह रहा है भाई अब तेरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि तेरे को क्या बनना है, कॉस्ट लीडर बनना है, डिफरेंशिएशन बनना है, कॉस्ट फोकस बनना है, या डिफरेंशिएशन कॉस्ट बनना है। तो मतलब सिंपल है, ये तो जो लिखा है वही है कि अगर तेरे को क्या करना है, ब्रॉडर मार्केट करनी है लो प्राइस के ऊपर, तो यहाँ चला जा। डिफरेंट प्रोडक्ट देना है, यूनिक प्रोडक्ट देना है, R&D पे खर्चा करना है, यहाँ चला जा। कॉस्ट फोकस है तेरी नीश के लिए, तो यहाँ चला जा। और डिफरेंशिएशन फोकस है तेरी, तो यहाँ चला जा। इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़े बेटर एग्जांपल्स हैं जो ऊपर थे उससे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है ना? अब हार्ले डेविडसन आया है तो डिफरेंशिएशन सबके अच्छा लगता है। फिर भी यहाँ पे स्टारबक्स आए, काट दो इसको। ठीक है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस, दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉस्ट लीडिंग ने बहुत सस्ते में एयरलाइन शुरू करी थी, और क्या तुम्हें क्लियर देन होम डेपोर्ट को तो तुम छोड़ दो तुम्हें। और रॉल्स रॉयस एग्जांपल कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर डिफरेंशिएशन फोकस। यस। ठीक है ना? वैसे अब रॉल्स रॉयस के लिए भी कॉम्पिटिटर आ गया, एनीबॉडी नोस, टोयोटा। दे कम विद अ न्यू सीरीज जो अब लेक्सस से भी ऊपर आ गई है। पहले उनका लेक्सस टॉप ब्रांड था, लेक्सस पता है कि नहीं, लेक्सस की गाड़ी बहुत सुंदर है। तो लेक्सस उनका टॉप नीश थी टोयोटा की, अब उससे भी ऊपर आ गई है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल एज स्टेट एज रोल्स रॉयस निकाल दी है। ठीक है? दे विल इनटू बी द मार्केट्स वेरी सून। ये खत्म, बीच में एक कॉस्ट लीडरशिप वाला बचेगा ये, इसको जो अभी हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा डिटेल में ऐसे है, देख लो। आपको क्या कहते हैं, निकाल लो, ऐसा ना हो छोड़े हम।
आ जाओ आ जाओ जल्दी से। कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो, बस 1 मिनट लगेगा पूरा। चलो, क्या है जो भी हमने पढ़ा वही है सेम। क्या मेरा स्टेप 1 है? सॉर्ट करता हूँ। स्टेप 1 में मैं सॉर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? इंटरनल में स्ट्रेंथ, इंटरनल में वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कर लिया। फिर स्टेप 2, ये देखो लिखा हुआ है फॉर द इंडस्ट्री, तो मैं इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके कंपीटिटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहता हूँ, तब मैं ये 5 फोर्सेस लगाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? कंपेयर करता हूँ स्वॉट रिजल्ट्स वर्सेस 5 फोर्सेस को करता हूँ। क्या क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा सप्लाई पावर, क्या मेरा लोअर लग रहा है मेरे वाले एरिया में सब्स्टिट्यूशन थ्रेट, क्या मेरे को इंपैक्ट पड़ रहा है कंपटीशन, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा बायर, क्या न्यू एंट्री का मेरे को लग रहा है कि मेरे की लोअर है या ज्यादा है मेरे के केस के अंदर, न्यू एंट्री न्यू थ्रेट्स है या नहीं है। तो ये सारा मैं क्या करता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपॉर्चुनिटीज वीकनेसेस को देख के पोर्टर वाला जो एनालिसिस आता है उसके बाद में कंपैरिजन रिपोर्ट बनाता हूँ, और उसके बेसिस पे एंड में मैं क्या करता हूँ, एक राइट जेनरिक स्ट्रेटजी चूज कर लेता हूँ। वो कौन सी होती है? इसकी दी हुई इन चारों में से कोई एक। अब समझ आया 3 चैप्टर कैसे अलाइन हो रहे हैं? स्वॉट कैसे जुड़ा पोर्टर से, समझ आ गया। उसके बाद कैसे जुड़ी कॉस्ट जेनरिक स्ट्रेटजी, समझ आ गई। यस और नो? तो इस तरीके से मेरा क्या पूरा का पूरा बन जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो बन जाता है। चलो, अगले बार अगले लेक्चर में पहले 5-7 मिनट में कर देंगे इसको खत्म, फिर शुरू करेंगे अपनी रिवीजन, ठीक है? चलिए जी। सबको समझ आ गया ऑनलाइन? यस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 2 3 खत्म होने के बाद विल गो फॉर द रिवीजन, ठीक है? ओके, चलिए, बाय बाय।